बेसिकली ये आईपीओ है क्या, या कंपनी लेके आ रहे हैं, या मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली होती क्या है। मतलब 3 करोड़ अगर कंपनी की वर्थ है तो आप, लेकिन जब एसएमई आईपीओ देखते हैं तो उसमें ना लॉट साइज होता है, जैसे मतलब बड़े 2 लाख के लॉट साइज लाख है ना, और नॉर्मल आईपीओ में 18,000 से 10,000 से 15,000 के बीच का 10-12-15,000 में। तो मतलब वो डिफरेंस का रीजन कि क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है, क्या होता है। देखिए सेबी ये चाहती है कि एसएमई एक रिस्की सेक्टर है, बताया क्या मैं 2 लाख की रिस्क ले सकता हूँ, हाँ वही बंदा। लेकिन है ना एसएमई आईपीओ में हम पिछले लास्ट 2-3 साल का देखें तो इसकी वजह से है ना बहुत सारे जो निवेशक है उनको बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि एसएमई में बहुत सारे ऐसे आईपीओ में आए जिन कंपनी का कोई आधार भी नहीं है। हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि अपने को सबको जल्दी पैसा बनना है, जल्दी करोड़पति बनना है। 10 के 10 लगाओगे, एक लॉटरी लग जाएगी और बस। तो देखते नहीं थे। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, वो बोलता हूँ तो कुछ नहीं देखता। आईपीओ आया, मैंने 10-20 एप्लीकेशन लगा दी, कोई लॉटरी लग जाती है और मेरा लिस्टिंग गेन हो जाता है। हम यहाँ से पैसा बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम रातों रात यहाँ से देखो आप ये मेरा 10 लाख बना, ये मेरा 20 लाख बना। तो एक सलाहकार की जरूरत होती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब तो अपने यहाँ सब सलाहकार अपन भी जब बात करते हैं तो अभी मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने रिसर्च और एनालिसिस्ट और जितने साइड हैं उतने तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हर आदमी अपने आप को करे। आपको क्या पता है क्या रखा है चार्टों में? चार्ट वार्ट कुछ नहीं होते सर मार्केट में। बेसिकली है क्या, मतलब अगर कोई समझना चाहे जो बिल्कुल नया है बंदा, जो आईपीओ के बारे में जानता है लेकिन उसको नहीं पता ग्रे मार्केट क्या होता है, मैं सही बताऊं 90% लोगों को नहीं पता। हाँ, 99% लोगों को नहीं पता कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट के अलावा भी कुछ होते हैं। आज के समय पैसा कमाना ज़्यादा जरूरी है संभालना। देखिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले कमाओगे तो संभालना है, तो पहला तो कमाना इंपॉर्टेंट है। देखिए और मैं देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कमाना, कमाने के साथ संभालना और कमाने से पैसे बनाना। हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई अगर किसी को अगले 10 सालों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो तो किस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट करे, एसेट क्लास को कैसे मैनेज करे, या जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ें तो उसको स्पेशली ध्यान रखनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसीएमटी के स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। इसके अंदर हम आज बात करेंगे एसएमई आईपीओस के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो इस मामले में पिछले 1 डेकेड के साथ से एसएमई आईपीओ के साथ काम कर रहे हैं, और उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से एसएमई आईपीओ, मर्चेंट बैंकिंग और बिजनेस ग्रोथ को कैसे किया जा सकता है। तो आओ मिलते हैं हम मिस्टर सीए दिनेश भट्टर जी से, जो हमारे को आज इसमें अपना पूरा मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एसीएमटी के पॉडकास्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक छोटे से शहर से निकलकर मर्चेंट बैंकिंग के अंदर आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए छोटा शहर को क्या मैं कहूँगा, एक छोटा सा गांव है, 10,000 की पॉपुलेशन, नागौर शहर के अंदर, मारवाड़ मुंडवा है। वहाँ से शुरू किया अपना एजुकेशन। मेरी 12th तक वहाँ हुई। ग्रेजुएशन मैंने नागौर से किया था। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डिग्री थी वो मैंने जयपुर में, एक जयपुर की उस समय भी आज भी एक वेल नोन कंपनी, कालानी कंपनी, वहाँ से करी थी। मर्चेंट बैंकिंग तक तो ये मैं कह सकता हूँ एक बीच का एक रास्ता है। मुकाम तो कई चीज़ें ली है और भी आगे बढ़ना है। तो सफ़र में ये है कि चूँकि एक पैदाइशी गांव में हुई थी तो आपको कई चीज़ें जो गांव में सीखने की मिलती है वो आपको इस सफ़र को पूरा, मतलब सफ़र जो होता है बड़ा एन्जॉयमेंट होता है आपको। कोई सबसे पहले गांव वाले बोलते हैं टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो जो मैं देखता हूँ आज की डेट में, तो हमने हमेशा जो घर से, वहाँ से, गांव से सीखा कि रिलैक्स होके, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलते हैं। तो ये मर्चेंट बैंकिंग के सफ़र में मैंने खाली मर्चेंट बैंकिंग तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने इसमें शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, रियल इस्टेट है, शायद फाइनेंशियल मार्केट के सारे सेगमेंट फ्रंट एंड पे भी। और क्योंकि मैं सीए करने के बाद बॉम्बे गया था, बॉम्बे के फर्म में काम किया 3 साल, वहाँ मैंने ऑपरेशन भी देखा है। तो बैक एंड वाला काम, दोनों काम इस सफ़र के अंदर मैंने देखा है। और आते आते जब मुझे लगा कि एक ऐसी, जब चूँकि हम लोग बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए आईपीओ जो है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगा कहीं नहीं है, तो ये पिछले 3 साल से मतलब एक्सक्लूसिव में इस सेगमेंट को देख रहा हूँ। बाकी तो काफ़ी सेगमेंट मैंने देखे हैं, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग ऐसा लगता है कि अगर भारत की अभी जीडीपी 4 से 5 ट्रिलियन के बीच में सर, और यहाँ आप देखोगे तो यूएस के अंदर एक एक कंपनी की आप मार्केट के देखोगे तो 4 से भी एनवीडिया है, उसका मार्केट के 5 ट्रिलियन है। तो अभी तो शुरुआत है इंडिया की। आप आने वाले 20-25 साल में देखोगे तो इन्हीं एसएमई कंपनियों में से कई बड़ी कंपनियां भी बनेगी। शायद
अगले 20 सालों के बाद में भारत का मार्केट के वैसे GDP से हम टॉप 3 में रहेंगे, ये हम सब लोगों को मालूम है। तो बस मुझे लगा कि ये ग्रोइंग सेगमेंट है, तो इसमें अपने को आगे बढ़ना चाहिए। आप बॉम्बे गए, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जैसे मतलब जो गांव का बंदा है वो अगर बाहर जाता है तो उसको क्या सीखने को मिलता है? आपको क्या लगता है कि मतलब आप शायद बॉम्बे जाते या जैसे बड़े सिटी में आप आए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिला, या अगर आप इसकी जगह भी नागौर में होते तो भी आप ये सब चीज़ें कर पाते या नहीं कर पाते? अब देखिए, अभी आप वो वाली बात है कि आप वो कुआं मेंढक जो कुएं में रहता है और जब समुद्र में जाता है तो ऑब्वियसली है कि आपको एक्सपोजर तो बड़े शहर पे जाके मिलता है। हाँ, आपकी जड़ें मजबूत रहनी चाहिए, वो गांव से मिलती है। लेकिन डेफिनेटली है कि अगर मैं 99 से 2003 तक जो बॉम्बे का सफ़र किया, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बड़े शहर में मिलती है, जो टाइम का डिसिप्लिन होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है, वो आपको बड़े शहर में जाके मिलती है। और सब तरह का जो एक्सपोजर होता है, तो ऑब्वियसली है कि ये तो नहीं हो सकता कि अगर नागौर रहता तो क्या होता। लेकिन अब यह है कि हमने 4-5 साल एक बॉम्बे में एक ऐसा एक्सपोजर लिया है और अपना इंडिपेंडेंटली काम किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि 2020 के कोविड के बाद में अब आपके लिए जिस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी से जो शुरू हो गई है, तो अब खाली और खाली अपन ये बोले कि बॉम्बे रहने से ही फ़ायदा होता है। हमारे जयपुर शहर से कई कंपनियाँ बढ़ी हुई है, और अब तो छोटी-छोटी टायर 2 टायर 3 सिटी से जो आ रही है, अगर आप उठा के देखोगे, आगे अपन बात करेंगे, तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बन के और इस सेगमेंट में आ रही है, वो छोटे-छोटे शहरों से, छोटे-छोटे गाँव से आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि गाँव से आदमी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, डेफ़िनेटली है। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था, मतलब शुरुआत से अगर हम देखें? देखिए, शुरुआत में तो चूँकि मारवाड़ी घर में पैदा हुए हैं, तो मारवाड़ी जो महेश्वरी और उसके बाद मारवाड़ी है, तो फाइनेंस तो कहते हैं ना, मारवाड़ी को टावर तो पेड़ से ही बिजनेस सीखा हुआ है। तो वो बिजनेस के तो गट्स बिजनेस के शुरू से थे, सारे घर के लोग बिजनेस में थे। मैं चूँकि थोड़ा पढ़े में ठीक था, तो घर वालों ने बोला कि हम भाई तू एक तो पढ़ ले, बाकी सब 12th या बीकॉम करके बिजनेस में चले गए। और चूँकि वहाँ पे उस समय गाँव में ना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, जबकि मेरा इंटरेस्ट साइंस का था, लेकिन वहाँ पे साइंस का कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे सारे दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया, तो मजबूरी से मुझे भी कॉमर्स में जाना पड़ा, जबकि मेरी पहली चॉइस साइंस थी। लेकिन चूँकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, घर वाले बोले भाई सब दोस्तों ने लिए, तो तू भी कॉमर्स ही ले ले। तो इस चक्कर में हमने कॉमर्स से शुरू किया, और बैकग्राउंड तो खैर फाइनेंशियली था ही। आप गांव से थे तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग भी अपनी पोजीशंस गांव में उतनी नहीं होती है। तो उस जो ये संघर्ष रहा, उससे आपने बेसिकली पैसे के बारे में क्या समझा कि यार पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए क्या था, मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद मैं एक मिडिल क्लास से निकला हूँ। संघर्ष फाइनेंशियली इतना तो नहीं था, लेकिन क्या होता, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आपको एक ना टारगेट के अंदर आपको काम पूरा करना था। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं जयपुर आया और यहाँ 3 साल मैंने CA करी थी, तो मेरे घर वाले महीने के फिक्स 1000 रुपये भेजते थे। आपको 1000 रुपये में रहना भी है, आपको 1000 रुपये के अंदर एजुकेशन भी करनी है, आपको 1000 रुपये के अंदर जो भी दूसरे शौक मौज पूरे करने हैं। लेकिन आपका 1000 रुपये का टारगेट होता, तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मेरी जो CA 36,000 रुपये में हुई है। 3 साल मेरे फिक्स से 1000 रुपये आते थे, 1000 रुपये में सारे काम करने होते थे। लेकिन जो आप बोल रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जब मैं CA करता तो हमारे क्या है कि जो हम चूँकि ऑडिट करने के लिए बाहर जाते थे, तो बाहर जाते तो कन्वेंस मिलता था, तो हमारे को ना सेकंड AC का कन्वेंस अलॉट होता था, कि जैसे हम यहाँ से गंगानगर जा रहे हैं, अलवर जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं या बॉम्बे भी जा रहे हैं, तो हमारे को ट्रेन का सेकंड AC अलॉट हुआ करता था। तो अब चूँकि हमारे दूसरे शौक कैसे पूरे किए जाए, तो सेकंड AC की जो ट्रेन होती थी, उसकी हम रिजर्वेशन कराते, उसका हम ज़ेरॉक्स लेते थे, फिर उसको कैंसिल कराते थे और स्लीपर में जाते थे। तो स्लीपर और सेकंड AC के डिफरेंस से हम दूसरे शौक पूरे कर लेते थे। तो ये है कि आप जब हवाओं में जो जीवन है ना, लेकिन आज भी कहता हूँ कि जो मज़ा ना कम रिसोर्सेज में हवाओं में जो बोल सकते हैं ना, उसका आनंद अलग ही था कुछ। आज की जनरेशन तो ये बात समझ भी नहीं सकती है। हाँ, क्योंकि अब क्या सब चीज़ें रेडीमेड में मिलती है, तो वो जो डिसिप्लिन या पैसे की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आप एक जब पर्टिकुलर टाइम से निकलते हो, तो अब तो क्या है कि देखो, जब आपको सब चीज़ें पहले से अवेलेबल होती है, तो उसकी शायद इंपॉर्टेंस वो नहीं रहती है। जब आप एक नॉर्मल परिवार से आते हो, या आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हो कुल में। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। आज अपने बच्चों को सोच लें तो सब पॉसिबल है क्या? हमारे तो जब आपके हमारे साथ, मैं भी देखिए 95 तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो 12th तक तो हमारी स्कूल फीस हुआ करती थी 10 रुपये के आसपास। और चूँकि 12th में मेरी फर्स्ट रैंक बनी थी, तो मुझे वो स्कॉलरशिप आई थी, उस स्कॉलरशिप से मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। तो प्रैक्टिकली फर्स्ट से लेके मेरा पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बाई ऑफिशियली 50,000 रुपये के अंदर पूरी CA हो गई थी, और शायद आज तो 1 साल की फीस भी 50,000 रुपये में होती नहीं है। हमने इंजीनियरिंग करी सर, तो हमारे इंजीनियरिंग की फीस हुआ करती थी 40,000 रुपये सालाना। ठीक है, तो हमारी
4 चौक 16, 1 लाख 2 लाख या 2.5 लाख रुपए में इंजीनियरिंग हो गई थी। आज की तारीख में इंजीनियरिंग की 1 साल की फीस ही 6 लाख है। देखो तो समय तो पूरा चेंज हो गया है, और लेकिन आज उस समय की जो, तो उससे आप उस दूसरा रीजन क्या, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंस रहती है उस समय। हाँ। शायद आज अभी बाहर जाते हो तो एक मॉल में जाते हो तो वो मालूम नहीं पड़ता, बच्चे के साथ जाते हो तो 2,000 रुपये 5,000 रुपये कैसे खर्च हो जाते हैं। आज के समय पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, संभालना। देखिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले कमाओगे तो संभालना है, तो पहला तो कमाना इंपॉर्टेंट है। देखिए, और मैं देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, कमाना, कमाने के साथ संभालना, और कमाने से पैसे बनाना। देखिए भाई साहब, खाली आप पैसा मालूम पड़ा कितना कमाने को आप संभालना मान के चलते हो, करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमाने की तो कोई नहीं। तो जब कमाने का संभालोगे, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई भी पैसे से होता है कुल मिला के। आपका ख्वाब, अब अगर अडानी जी सोच ले या अंबानी जी सोच लेते कि ठीक है 10 करोड़ कमा ले, इसी को संभाल ले, तो आज 10-10 लाख 20-20 लाख मार्केट कैप पे बैठे हैं। उसके बाद भी हमको लगता है कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशन आज भी उसके ऊपर चलती है। तो पैसा बनाना, संभालना, और उस पैसे से फर्दर पैसे बनाना, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो आपका मेन बिजनेस है, पहले ना थोड़ा सा बता आईपीओ होता क्या है, मतलब नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर किसी को हम, मतलब ये जो दर्शक है वो समझे कि बेसिकली ये आईपीओ है क्या, या कंपनी लेके आ रहे हैं, या मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली होती क्या है। तो वैसे तो इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब आईपीओ होता क्या है कि जब एक कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, हर आदमी को जब आगे बढ़ना होता है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, या तो आप अपने खुद के पैसे डालो। इनिशियली जब भी कोई बिजनेस करते हो, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने अपना खुद का पैसा डाल दिया। फिर जब बिजनेस ग्रो करना होता है तो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि कमाई से जो आपका रिसोर्स, जो सरप्लस जनरेट होता है, उससे तो पैसा नहीं बनाया जा सकता। फिर आप उधार लेते हो, आस पड़ोसी से लेते हो, एक लेवल पे बैंक भी पैसे आपको उतनी देती है जितनी आपके पास कोलेटरल हो। तो जब एक कंपनी को आगे ग्रो करना होता है और उसके बाद में उसको लगता है, और देखिए मैं अभी भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि आजकल के आईपीओ को बहुत तेजी ले लिया गया। मैं भी मतलब एज ए मर्चेंट बैंकर भी हूँ और ये एडवाइज़र हूँ। जरूरी नहीं, क्योंकि इक्विटी सबसे महंगी होती है। लोग सोचते हैं कि इक्विटी से पैसा लेके आ जाओ, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे महंगी इक्विटी होती है। आज एक बात करें, जोमेटो की बात, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जोमेटो, दोनों जरूरी होता है आईपीओ आपको इक्विटी डाइल्यूट करने का। उसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास का है, और जो उसके मिस्टर गोयल है उसके पास 5% इक्विटी है, तो 5% इक्विटी भी 10,000 करोड़ की है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर पहले दिन से वो सारा इक्विटी डाइल्यूट कर लेते कुल मिला के, जो कि 5-10 हज़ार करोड़ रुपये भी कोई छोटी कंपनी के लिए नहीं होती, तो क्या होता है कि ये आपको डिसाइड करना था कि आपको आईपीओ लाना कब है। आईपीओ लाने के लिए देखिए दोनों तीनों चीज़ें होती है। आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहाँ आप ऑब्वियसली जब जिस स्टेज पे आप पहुंचते हो आईपीओ लाने के लिए, प्रॉपर्टीशिप में तो आईपीओ होता नहीं है। आईपीओ लाने के लिए लिमिटेड कंपनी तो चाहिए। इवन हो सकता है प्रॉपर्टीशिप में भी आप अगर कंसल्टेंसी लेते हो और आपको लगता है मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, तो आपका जो कंसल्टेंट होता है, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंट जब होता है, तो उस समय देखता है कि जब आपकी बैलेंस शीट को लिवरेज करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि अब खाली बैंक लोन से काम नहीं चलेगा। और चूंकि एक आईपीओ एक ऐसा सोर्स होता है सर, जिसमें न तो कोई ब्याज होता है, न उसमें कोई आपका तगादा की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब ये आईपीओ लाते हो, जो पैसा बेचारा निवेशक देता है, फर्क इतना ही है कि निवेशक खाली एक आईपीओ के माध्यम से देता है, जबकि प्रैक्टिकली तो आपका पार्टनर बन जाता है। आज जब मैं मेरा आईपीओ लाता हूँ, 25% इक्विटी डाइल्यूट करता हूँ, तो प्रैक्टिकली सारे जो 25% के जो निवेशक है, वो मेरे 25% के बिजनेस पार्टनर है। तो वो पार्टनरशिप डाल रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर। तो अब आईपीओ लाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको एक पर्टिकुलर, आपको आगे बढ़ने के लिए बाकी सारे रिसोर्सेज चीज़ को पूरी नहीं कर पाते हैं। बैंक की भी एक लिमिट होती है, लोन्स की भी लिमिट होती है। तो तब जाके आपको लगता है कि अब मुझे अगर बिजनेस को यहाँ ग्रो करना होता है, तो ऑन द साइज ऑफ योर पोजीशन। इसीलिए चूंकि पहले प्रॉब्लम थी, जब खाली बड़े कंपनी लोग आईपीओ लेके आ सकते थे। ये एसएमई आईपीओ की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि क्या होता है, कई बार आदमी एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसको आगे बढ़ने के लिए बड़े आईपीओ तक वो पहुंच नहीं पाता। तो एक माध्यम बनाया सेबी ने कि भाई अपन ये काम करते हैं, एक सेपरेट प्लेटफॉर्म लाते हैं ताकि छोटे लोग भी अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं। और ना आज के, जब तक ये ऐसे आईपीओ नहीं आता था, तो खाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो या तो पुराने घरानों की हुआ करती थी, या जिनके पास पहले से कुछ चीज़ें होती थी। तो जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, उन लोगों के लिए दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, जहाँ से जो सेल्फ मेड शुरू होता है, जो अपनी छोटी कैपिटल से कंपनी को शुरुआत करता है, वो भी एक स्टेज पे अपना आईपीओ लेके आ सकता है। क्योंकि इसमें 1 करोड़ रुपए की आपकी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो नेटवर्क भी होती है वो 3 करोड़ के अंदर आप होती है, तो आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। मतलब 3 करोड़ अगर कंपनी की वर्थ है तो आप आईपीओ लेके आ सकते। अभी सेबी ने कुछ चीज़ें, बीएसई ने कुछ नई चीज़ें गाइडलाइंस की, क्योंकि क्या एसएमई के अंदर है ना, सेबी गवर्न नहीं करती है। एसएमई आईपीओ को एनएसी या बीएसई गवर्न करता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और कई तरह के दूसरे जो रिलैक्सेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया है, जो आपको मेन जो बोर्ड की कंपनी के आईपीओ आते हैं
उसके अंदर चूंकि वो एक बड़ा साइज होता है, तो उसके अंदर सेबी पर्सनली गवर्नेंस रहती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहती है, कई तरह के डिस्क्लोजर होते हैं। अपन जो 3 करोड़ की बात कर रहे हैं वो 3 करोड़ कंपनी का टर्नओवर या नेटवर्थ? नेटवर्थ टर्नओवर तो देखिए ज़्यादा कम भी हो सकता है, ऑब्वियसली 3 करोड़ की अगर नेटवर्थ कमानी हो तो अब मैं टर्नओवर के क्या होता है, कुछ कंपनियां कम टर्नओवर में अच्छा पैसा जनरेट कर लेती है, और किसी का ट्रेडिंग का काम है कि आईटी का काम है, किस तरह का काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नेटवर्थ 3 करोड़ होनी चाहिए, और पिछले 3 साल में आपका मिनिमम 1 करोड़ के प्लस का प्रॉफिट होना चाहिए। और समय समय पे अभी नए नियम्स और सेबी इश्यू जारी कर देते, क्योंकि पहले क्या होता था, कैश फ्लो जनरेट नहीं होता था, वो भी कंपनी आईपीओ लेके आती थी। अभी ये भी कर दिया है कि एटलीस्ट आपके 3 साल में, लास्ट 1-2 साल में आपका कैश फ्लो भी जनरेट होना चाहिए, कैश प्रॉफिट करना चाहिए। लेकिन जब एसएमई आईपीओ देखते हैं तो उसमें ना लोट साइज होता है फिक्स, ठीक है, जैसे मतलब बड़े 2 लाख हैं, बड़े लोट 2 साइज लाख होती का, है ना, और नॉर्मल आईपीओ में 18,000 से भी कर 10,000 से 15,000 के बीच का। 10-12-15,000 में, तो मतलब वो डिफरेंस का रीजन कि क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है? क्या होता है, देखिए सेबी ये चाहती है कि एसएमई एक रिस्की सेक्टर है, मतलब तो वहाँ पे रिटेल निवेशक की उन्होंने क्राइटेरिया रखा 10 से 15,000 का, क्योंकि 10 से 15,000 का निवेशक एक रिटेल निवेशक होता है। पहले यहाँ पे 1 लाख था, अभी जाके उन्होंने 2 लाख कर दिया कुल मिला के, कि जिस आदमी के पास 2 लाख हो वही एसएमई में जाए, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा रिस्की सेक्टर है, लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है जब आप बेचने जाते हो, तो मतलब ताकि कम से कम एक क्राइटेरिया डिसाइड करें जो एकदम छोटे निवेशक है वो इस सेक्टर में ना आ जाए कुल मिला के। उस रिस्क को एलोकेट करने के लिए, रिस्क को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लॉट साइज 2 लाख रुपए की रखी, मतलब ताकि एकदम छोटे खुदा निवेशक हैं जो 10-15,000 वाले भी उस सेक्टर में ना आ पाए कुल। मतलब जो थोड़ा बहुत समझता हो, जिसको लगता है कि यार मैं 2 लाख की रिस्क ले सकता हूँ, हाँ, वही बंदा। लेकिन है ना, एसएमई आईपीओ में हम पिछले लास्ट 2-3 साल का देखें तो इसकी वजह से है ना बहुत सारे जो निवेशक है उनको बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि एसएमई में बहुत सारे ऐसे ऐसे आईपीओ में है जिन कंपनी का कोई आधार भी नहीं है। जैसे बीच में एक बड़ा वो चल रहा था, वो मोटरसाइकिल के जिसके खाली स्विंग थे, देखो उनको पैसा भी तो लोगों को कमाना था ना। जब शुरू में एसएमई का आईपीओ खुलता तो ऐसा तो 1 लाख रुपए लगाती अलॉटमेंट पे, सीधे सीधे लिस्टिंग के 2 लाख रुपए मिल रहे थे। हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि अपने को सबको जल्दी पैसा बनना है, जल्दी करोड़पति बनना है। 2 लाख का उनको मतलब आज के लेके अगर हम बोलें कि आपको 2 लाख पे महीने के 4,000 5,000 का रिटर्न मिल जाए तो दोस्त मतलब उनको चाहिए दिन के रिटर्न कुल मिला के। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, शुरू में अच्छी कंपनी आई थी, अच्छे लोग आए थे, फिर इस सेगमेंट कहीं ना कहीं मिसयूज होना शुरू हो गया। और अब चूंकि देखिए हम तो एडवाइज़र भी हैं, मर्चेंट बैंकर भी है, हम दोनों पार्ट से देखते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि चूंकि 10 करोड़ का 15 करोड़ का आईपीओ आता है, 15-20 करोड़ का आईपीओ आता है, अब 15 करोड़ के आईपीओ में आप 2 लाख से डिवाइड करो तो कितने 3,000 निवेशक से आप अपना काम पूरा कर सकते हो। तो अब आपका इशू वन टाइम बनने के लिए तो आपको कितने लोग चाहिए कुल मिला के। सही बात। और प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ना जैसे आदमी को एक बार रिटर्न मिल जाता तो गाँव में बोलना शुरू करता कि मेरे तो लॉटरी लगी, क्योंकि शुरू में तो ऐसे में मतलब हो गया लॉटरी, 100 गुना 200 गुना 400 गुना 500 गुना, क्या कंपनी कर रही है नहीं कर रही है। ये तो ऑब्वियसली है कि मीडिया का मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम मीडिया के आज की डेट में इतनी रीच हो गई है कि कम से कम लोगों को ये कम्युनिकेट तो हो जाता है। अदरवाइज अगर वो या अपन ये बोल सकते हैं रेगुलेटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, या मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड का अगर सबसे बेस्ट कोई रेगुलेटर तो हमारे देश का रेगुलेटर है। बट फ़र्क इतना ही होता है कि जब भी कोई चीज़ें घटना घटित होती है उसके बाद में उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि एसएमई के आईपीओ की अगर हमने भी एनालिसिस किया लास्ट 3-4 साल के अंदर, लिस्टिंग गेन के बाद देखी जाए तो आज उसमें से 50-60% कंपनियाँ आपको मिलेगी नहीं, 10-20% कंपनियाँ तो ऐसी होगी जिनको मतलब जिसको बोल सकते डब्बा कंपनी होगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म का, तो ये हमारे देश के अंदर देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज और मिसयूज़ करना होता है, तो कुछ कंपनियाँ ऐसी आ गई जिनको मालूम है कि अगर एक अच्छी कंपनी का आईपीओ आता है और वो 10 गुना 20 गुना ऊपर खुलता है, तो उसके बीच में ऐसी कंपनियाँ भी आ जाती है कि उनको लगता है कि हर आदमी लगता है कि मेरे तो घर में 10 अकाउंट है, 10 के 10 लगाओगे, एक लॉटरी लग जाएगी और बस। तो वो देखते नहीं थे, मैं कितने लोगों को जानता हूँ वो बोलता हूँ तो कुछ नहीं देखता, आईपीओ आया, मैंने 10-20 एप्लीकेशन लगा दी, कोई लॉटरी लग जाती है और मेरा लिस्टिंग गेन हो जाता है। ये तो मैंने बहुत देखा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर घर में सबके लोगों के डीमैट अकाउंट अगर हुए हैं तो उसमें एसएमई अकाउंट शेयर का ही सबसे बड़ा योगदान है। मतलब मैंने कुछ क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं, क्योंकि कई ऐसे देखे हैं जिनके 40-30 अकाउंट है अपने घर के, रिश्तेदार सबके, और वो इसीलिए करते हैं कि सिर्फ उनको आईपीओ लगा बहुत तगड़ा। लेकिन जो पिछला 1.5 साल गुजरा है, इसमें मैंने उनके सबके फोटो, जो पहले 1.5 साल पहले हमें ये कहते थे कि यार आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो ट्रेडिंग करके, हम यहाँ से पैसा बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम रातों रात यहाँ से देखो, आप देखो हर बात है, और ये मेरा 10 लाख बना, ये मेरा 20 लाख बना।
उन सबकी स्थिति मैंने अब देखी है, तो उनके लग रहा है कि जैसे उनके पोर्टफोलियो 80, कईयों के तो 80% डाउन है। 1-1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो पता है कि वो इस समय उसमें 20 लाख 25 लाख की वैल्यू बची। सर वो पोर्टफोलियो है ही नहीं, जो शेयर ऊपर बिक गया निकल के ना, पोर्टफोलियो क्या हो गया, वो शेयर जो बिका नहीं वो खाते में रह गया, तो उसको अपन पोर्टफोलियो तो बोल ही नहीं सकते। ये तो जो स्टॉक रह गया उनके खाते में है, और उन लोगों ने ड्राइवर को एक खाते में, अपने ड्राइवर है, मेड है, क्योंकि वो शुरू में एक सिस्टम था कुल मिला के। हाँ। लेकिन अब क्या होता है, देखिए आप जब सिस्टम का मिसयूज होता है तो सिस्टम अपने आप ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और मैं अभी भी आपके प्लेटफॉर्म से ही बोलता हूँ कि मतलब कुल मिला के अगर हर कंपनी का आईपीओ, मतलब कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास जाते हो, बैलेंस शीट के लिए सीए के पास जाते हो, तो एक सलाहकार की जरूरत होती है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अब तो अपने यहाँ सब सलाहकार, अपन भी जब बात करते हैं तो अभी मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने रिसर्च और एनालिसिस्ट और जितने शायद हैं उतने तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अपने हर आदमी अपने आप में एक सलाहकार, आप बात कर लो एक बार की, वो पूरी 10 स्टोरी बना के दे देगा कुल मिला के। जैसे आपको, अगर मेरे को भी गला खराब है, और वो हर आदमी, क्योंकि वो अरे आप या तो सौंफ ले लो, गुलकंद खा लो, कुछ ना कुछ, क्योंकि अपने सलाह तो मतलब बाई बॉन्ड शुरू हो जाती है कुल मिला के देने की। और स्टॉक मार्केट में तो ऐसा है कि किसी ने एक शेयर का बना लिया, हाँ, एक शेयर में उसका पैसा बन गया। मुझे याद है कि 21-22 वाले सेशन में हमारे पास एक आया, उनका सर आप क्या रिटर्न निकालोगे? मैंने है ना, देखो ये आरबीएनएल लिया था या ये लिया था। अब उस समय सब गधा घोड़े सब भाग रहे थे। अब उसमें से किसी ने 2 स्टॉक ढंग के पकड़ लिए। अब वो अपने आप को कह रहा है आपको क्या पता है कि क्या रखा है चार्टों में? चार्ट वार्ट कुछ नहीं होते सर। और कहा कि चार्ट वार्ट, अब उनकी स्थिति देखने मिलती है। वो ऊपर से वो आईआरएफसी गिनना शुरू हुआ, अभी तक नहीं संभला है। अभी मैं देख रहा था कहीं के, जैसे यस बैंक की, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि आप देखोगे तो उनके जितने शेयर होल्डर, जितने बैंक होल्डर नहीं, उससे ज़्यादा शेयर होल्डर बन गए कुल मिला के। रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया ना, तो मुझे आज भी याद आता है कि हम लोग पान की दुकान में पान खा रहे थे, और वो भाई साहब पान वाली दुकान वाले भाई साहब, मैंने 10 एप्लीकेशन लगाई रिलायंस पावर के अंदर। तो जब क्या होता है, कोई एक्सट्रीम हो जाता है, मान के चलिए कि जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या है कंपनी, क्या करती है, क्या बिजनेस करती है, बस सब ने पैसे बनाए, मुझे ही पैसा बनाना है, बस वो समझ लो कि वो वहीं से मार्केट, मतलब एक अलार्म दे देता कुल मिला के। तो आप पुराने वारेन बफेट साहब से तो कोई बड़ा आज की डेट में होगा, उनके आप कोट्स पढ़ो, उनकी आप जीवनियाँ पढ़ो, तो कुल मिला के ये जब दुनिया में हर आदमी लालच, ये ना शेयर मार्केट का सबसे बड़ा जो रूट है वो लालच है कुल मिला के। हर आदमी को लगता है कि वो पान वाला भी, उसको बोलो पान वाले को क्या जरूरत है कुल मिला के, उसको लालच हो, ये नहीं हमको ही पैसे बनाने, बस वहीं से मार्केट कोलैप्स शुरू हो जाता है। 2023 में हमने ना पैसा लगाना तब छोड़ा था कि मैं बताऊँ, हम टोंक रोड पे जाते तो वहाँ एक कचौरी वाला, तो हम कचौरी खाने के लिए रुके, ऐसे ही कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे कचौरी वाला है ना, वो ज्ञान दे रहा था किसी को कि आप ये शेयर बाय कर लो। किसने कहा भाई, अब गई, अब हो गया। अब ये जब कचौरी वाला ज्ञान दे रहा है ना आपको कि भाई ये शेयर खरीद लो, इसका मतलब अब मार्केट में इस समय फुल ऑफ ग्रीड है। आपने तो 2068 में सब मेहता वाला भी दौर देखा होगा है, और क्राइसिस भी देखे होंगे, ठीक है? तो उन सब से आपने क्या सीखा? वहां से मतलब उस समय तो आपका एक बार तो हिला होगा मामला कि यार अब क्या करें यार, ये क्राइसिस आए और क्राइसिस इस मार्केट में रहे या नहीं रहे। नहीं देखिए, क्राइस्ट अशर में था तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसके पहले हो गया था। बट देखिए, हर स्कीम के साथ में कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आज की डेट में बोल सकता हूँ कि चाहे उसके बाद में 2000 के का स्कीम, मतलब कुछ स्कीम्स हुए थे, कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे, कुछ अलग अलग की वर्ल्ड वार हो गया, चाहे अपना 2011 की घटना हो गई, कई सारी चीज़ें इंसिडेंट्स हुई। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम 2000 से लेके आज 2025 तक देखेंगे तो ये मार्केट है ना, हमेशा इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है। रशिया यूक्रेन का भी युद्ध देख लिया, कोविड भी देख लिया, सबसे बड़ी चीज़ तो कोविड है। जब दुनिया को ये लगा कि हम जी भी नहीं पाएंगे, उस कोविड के बाद में शायद जो ग्रोथ इंडिया की शुरू हुई है, वो ग्रोथ शुरू ही कोविड के बाद हुई है। लेकिन तो ये जब चीज़ें होती है तो आपको हर बार कुछ सीखना, लेकिन अभी एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपको इस मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट में जो सिक्योर रिटर्न तो अभी है, अपन मान के चलते 5-7%, 7-8% अभी से रिटर्न से ज़्यादा कुछ नहीं होता, और हमारी देश की इन्फ्लेशन 6% के आसपास 5-6% चलती है। तो प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि आपको 12 से 15% कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए, तो ये मार्केट के अंदर ही मिलेगी। अब ये जरूर है कि सही कंपनी और सही समय, ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। सही समय आए और सही कंपनी मिले, आपको अगर अच्छी कंपनी मिलेगी और अच्छी प्राइस तो चाहिए, तो आपको फिर वो गलत समय पे मिलेगी, जब युद्ध हो रहा होगा, जब कोविड हो रहा होगा। लेकिन होता ये है कि उस समय किसी और पैसे नहीं होते, और जब पैसे होते हैं तो उस समय सब चीज़ें अच्छी होती नहीं है। आपका किसी कोई ऐसा समय है कि यार इस समय तो ऐसा लगता है कि यार से मैं एज ए ट्रेडर, तो मेरे टाइम में भी कुछ एक बार ऐसा भी आया कि यार ना यार अब क्विट कर देते हैं,
ये पता नहीं मार्केट कुछ अलग ही चलता है कई बार, कि फिर बाद में समझते हैं और चीज़ों को अपन रिवाइव करते हैं। ऐसा कुछ समय आया कभी आपको कि यार नहीं यार अब ये मार्केट काम का नहीं है, इसको क्विट करके कुछ दूसरा देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए क्विट करना तो खैर कभी नहीं आया, लेकिन है ना मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें इंसिडेंट्स बताता हूँ। पहले तो मेरा खुद का बताता हूँ कि मैं इस लाइन में आया कैसे। मैं सीए यहाँ से करने के बाद में, चूँकि एक फर्म में जब मुझे मतलब जहाँ से मैंने सीखी, बोले यहीं से वो सीए करे तो आप उस फर्म को ज्वाइन कर लो, तो मैंने उस फर्म को ज्वाइन कर लिया। वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि यार तो शेयर ब्रोकर है, जबकि मेरा उस समय तक शेयर ब्रोकर ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने साथ में अपना प्लेसमेंट के लिए अहमदाबाद सेलेक्ट रखा, तो मैंने अहमदाबाद में डाल रखा था कि भाई इस कैंपस इंटरव्यू में अपन पहुँच जाएंगे। बट मीनवाइल ज्वाइन कर लिया तो मेरी सपोज 17 या 18 तारीख को सपोज इंटरव्यू था, और मैंने 7-8 तारीख को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 2-4 दिन, उस समय क्या 2000 की टाइम पे सब ब्रोकर के थ्रू ट्रेड होता था। हाँ। तो हमारे सब ब्रोकर हुआ करते थे। 2-3 दिन में आदत रहेगी मारवाड़ी की, अच्छा यार ये क्या, जबकि मैं था ऑपरेशन में, तो यार तो शेयर मार्केट काम होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आज भी मेरी जर्नी शुरुआत हुई है, मैंने कहा यार चलो अपनी भी कर लेते हैं, तो तेजी काम में तो मैंने 5000 शेयर इंडो ब्रोकर के लिए। उस समय मैंने कोई मार्जिन मनी हुआ करती थी, क्योंकि मैं मेन ब्रोकर क्या काम करता था, तो सब ब्रोकर को तो मेरे कहने पे लेना ही पड़ता था। तो मैंने कहा भाई साहब 5000 शेयर ले लो इंडो ब्रोकर के। मैंने 32-32.5 में लिया, और शायद शाम तक वो 34 में बिक गया। तो पहले दिन 10,000 रुपये आ गए। 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था, ओएनजीसी मेरा इंटरव्यू हुआ। 60 या 65 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उसमें, कोई मतलब, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। 3 सीए में से मेरा भी सिलेक्शन हो गया, और उसमें पैकेज दिया था उन्होंने 3.5 से 4 लाख रुपए का। और मेरे जिस फर्म में पैकेज था 1.25 लाख का, मैंने ज्वाइन किया था 1,20,000, 10,000 रुपये की सैलरी थी, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया 3.5-4 लाख। लेकिन बाहर आके मैंने सोचा यार अपन ने अभी 10,000 रुपये कमाए हैं, तो एक महीने में 20 वर्किंग डे होते हैं, तो 2 लाख रुपये, ये 2 लाख रुपए का साल के 24 लाख होते हैं, 3-3.5 लाख होते हैं। तो वो पहली नौकरी का, पहले तो ये बता देता हूँ मेरे खुद की शुरुआत, कि वो इंडो गल्फ, मैं आज भी मेरी जीवनी में लिखा है कि इंडो गल्फ की वजह से इस मार्केट में बनाऊँ। और उसके बाद 3-4 महीने के अंदर मेरे को 3-4 लाख रुपए, 10,000 की सैलरी थी, लेकिन 3-4 लाख रुपए लग गए अपने। और समझ में आ गया कि मतलब, चूंकि हम जब ट्रेन में सफर करते थे ना, तो वो बोलते यार मेरे पैसे लगे। मैं सोचता हूँ यार इसको, ये बेवकूफ़, इसको आता ही नहीं ट्रेड करना, अरे इतना इजी काम है, अभी लिया और अभी यूँ भेज देंगे, तो इनको तो काम करना ही नहीं आता। वो मुझे समझाते थे बात। और उसमें मुझे कई लोगों ने इतनी, हर आदमी सीखता कुछ ना कुछ। वो पहले सीखा था कि आपको पहला लॉस होता 50,000 का, अगले 5 लाख 50 लाख का नुकसान होता है उस 50,000 को भरपाई करने के लिए। तो उसने बोला है मेरे को नुकसान हो, उस भरपाई करने के लिए इतना हुआ, तो उस लॉस को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है इनको आता ही नहीं ट्रेड करने का। और प्रैक्टिकली वो 10,000 कमाए जरूर थे, उसके बाद में 3 से 4 लाख रुपए लगे। और जब आप बोलते हैं ना क्विट करने का, तो मैं आपको बताऊँ तो मैं कई बार से, मतलब मैं एक IAS अफसर से मिला था, और अभी की बात है जब 1-1.5-2 साल पहले जब मार्केट एकदम चल रहा था, तो उन्होंने बोला यार आपने मेरा निवेश बहुत कम कराया, अभी तो आप मुझे कराते तो बहुत फायदा हो जाता। मैंने कहा जीवन में 3 चीज़ें आएगी आपको, और 3 चीज़ें आपने, बोले क्या आएगी? मैंने कहा अभी तो आपको लग रहा है ना कि यार मेरा निवेश कम करा दिया, वो कर दिया। एक समय आपको आएगा क्या इसके जाए तो मैं प्रॉपर्टी में डालता तो ठीक देता है, यार क्या निवेश दे रहा है। दूसरा समय आएगा कि भाई साहब मुझे तो काम ही नहीं करना, मैं तो जीवन में काम नहीं करूँ इस मार्केट से तब। और मैंने कहा एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि भगवान मैं पानी ले लेता हूँ, अगर मेरे लगे हुए पैसे ये 10 लाख 20 लाख अगर आ जाए तो मैं हाथ पानी ले लेता हूँ। और चौथी स्टेज तो मैं बताऊंगा नहीं, ये 3 स्टेज तो पक्की आएगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो उस समय तो उसको लग रहा था कि आपने मेरे 25-50 लाख डला है, अभी आप डालते तो देखो ये शेयर इतना डबल हो गया, आपने मेरे कम निवेश करा है। मैंने कहा ये 30 स्टेज जीवन में एक बार जरूर आती है, बस उस स्टेज को क्रॉस जब आदमी कर लेता तो बना रहता। बाकी तो इस मार्केट में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो टेंशन ही नहीं है, हर बार नए निवेशक आ जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, फिर वो होता है। वो 30 स्टेज जल्दी आ गई 8-9 महीने के अंदर। मार्केट टूटा तो बोले वैसा, वो आपने सही बोला था, ये मैं हाथ नहीं ले लेता हूँ, आप तो मुझे बताओ पैसे जो लगे वो वापस कैसे आएंगे। तो वो क्या उसके आधे भी रिकवर हो जाए ना तो बचो। क्विट करने का तो कभी नहीं आया, क्योंकि जल्दी सीख गए थे अपन कि इस मार्केट के अंदर कुल मिला के अपने को डिसिप्लिन से काम करना है। लेकिन कोई आदमी कितना भी बोले, अब वो कितना जल्दी नुकसान करता है और कितना कम अमाउंट नुकसान करता हुआ उसमें, बिना नुकसान करे तो इस मार्केट में कोई सीख ही नहीं सकता, ये पक्का है। और उसके बाद जो नुकसान करने के बाद भी और नुकसान करता जा रहा, तो मुझे लगता है उसको फिर कम से कम किसी एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में काम करना चाहिए। डायरेक्ट इक्विटी करने में बेचारी सेबी बार बार बोलती है कि 10 में से 9 निवेशक, क्या रेशियो बताओ इस देश का, 10 में से 9 लोग नुकसान करता है। सेबी बोलती है कि इस मार्केट में खासकर एफ&ओ में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा बेटा। सर वो तो वाह, मैं तो इस मामले में एक मेरा भी ये मत है कि भाई 10 में से 9, हर फील्ड में ये कहानी है सेम, बस यहाँ पे क्या है आर्ट एंड मनी लग रहा है तो वो थोड़ा ज़्यादा दुखता है। नहीं, मैं रीजन क्या हो गया मैंने बताया, ग्रीड, आदमी को जल्दी पैसा बनाना है। मैं बताता हूँ, सच बताऊँ, हमको मिलता है कि भाई साहब कोई बताओ, मैंने क्या लॉन्ग टर्म निवेश करना है, शेयर लिए
और 2 से 3 से मोबाइल से देखना शुरू हो जाते हैं। अब बताओ लॉन्ग टर्म निवेश क्या होता है वैसे? इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली है ना, उसके साथ आप उनसे बात भी कर लेते हैं। मैं किसी को एडवाइस देता नहीं भाई स्टॉक की भाई क्या है, लेकिन क्या है कोई दोस्त है और उसने पूछ लिया भाई हमें तो मुझे तो कि स्टॉक बता दो आप, ठीक है फैमिली वाला, और अपन ने मान लो कोई स्टॉक का नाम बता दिया, यार ये अच्छा लग रहा है, तो वो कहेगा भाई 10 साल क्रिकेट उसमें गिरेगा, चढ़ेगा भी, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। अब उसकी धड़कनें ऊपर नीचे होती, और जबकि उसको समझा देते हैं भाई देख पहली बात तो मैं कोई एडवाइजर नहीं, आपको ट्रेड करना है आप कर दो, और लेकिन फिर भी तुम्हें करना है, ठीक है, तो भी भाई रिस्क इतनी रखो जितनी तुम्हारी मुद्री। तब तो उसको लगता है कि यार ये ट्रेड कर रहा है, ये पैसे बना रहा है ना, तो ये बता रहा होगा ये जला के मुझे कम खरीदने को बोल रहा है, वो तगड़ा होता है। फिर वो उस समय लगाता है 10 लाख 15 लाख, और फिर वो 10 लाख में से 50,000 कम होती ही उसकी धड़कनें ऊपर नीचे होती है। अपन तो ट्रेडर है। आज के युवा पीढ़ी के लिए बात करें तो उनको क्या लगता है कि आपको इन्वेस्ट और या ट्रेडिंग के लिए कितना, अगर वो सैलरीड है तो कितना हिस्सा अपना इन्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए? पहले तो ये मान के चलो ट्रेडिंग तो करनी नहीं चाहिए। ट्रेडिंग तो देखो सर क्या है कि जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है ना, आप गाड़ी तभी चलाते हो जब आपका लाइसेंस हो, कोई भी चीज़ लाइसेंस हो। तो ट्रेडर बनने के लिए तो पहले कम से कम जितनी तरह के एग्जाम होते हैं ना, पहले तो कम से कम आदमी को समझ में आना चाहिए कि ट्रेडर तब हो जब आप अपना पूरा ट्रेडिंग टाइम इस मार्केट में दे सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम ये है कि आदमी अपने आप को इन्वेस्टर समझता है जबकि वो करता तो ट्रेडिंग है। अगर आपने, हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है, आपने सुबह शेयर लिया और अगर उसका भाव 7 डे आ गया तो वो बेच दिया तो हो गया शॉर्ट टर्म, और जैसे ही 100 रुपये की चीज़ ली और भाव 90 रुपये हो गया, वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाता है, फिर वो पोर्टफोलियो में फिर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो डिसाइड नहीं करता है, उसका भाव ही डिसाइड करता है। भाव डिसाइड, उसका भाव आ जाता है तो बेचारा वो 6 महीने 12 महीने नहीं, वो सेम डे बेच देता है, वो तो उसको मालूम नहीं इंटरडे है, और उसका भाव नहीं आता तो फिर वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि अपने देश की गवर्नमेंट में क्या है, लॉन्ग टर्म में तो टैक्स कैपिटल गेन पे है ना, लॉस पे तो कुछ है ही नहीं कुल मिला के। तो क्या है कि देखिए, अच्छा अब निवेश कितना करना चाहिए? टिपिकली आप जो भी अर्न करते हो, अगर सैलरी की बात करता हूँ तो आप देखिए 20 से 25% तो कम से कम आपको निवेश करना चाहिए। अब कितना निवेश इक्विटी में करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, जो जनरली कोई इसलिए नहीं करता है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में हर आदमी, आपने बताया, अपने आप में एडवाइजर्स होता है। बट मैं टिपिकल बात करता हूँ कि हम जो जितना समझते हैं कि जो आपकी एज होती है आप उसको 100 में से माइनस कर दो, उतना परसेंटेज आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 30 साल के हो तो 70% कर लेना चाहिए, आप 40 साल के हो तो 60% करो, 50 साल के हो तो 50% करो। तो ये तो एक फिक्स फॉर्मूला है समझिए वर्ल्ड वाइड, कि जितनी जल्दी स्टेज पे आप शुरू करते हो, आपको मालूम है कि वॉरेन बफेट ने कौन सी एज में इन्वेस्टमेंट किया, भाई अपन तो क्या उसको गुरु मानते हैं, मतलब अब ये समझ ले कि कौन सी एज में निवेश किया था और कौन सी एज में करोड़पति बने थे। आप सोचो, बड़ा पेशेंस चाहिए। पहले तो कौन सी एज में शुरू किया, 11 वर्ष की एज में निवेश शुरू किया, और जब उनको पूछते हैं वो बोलता है कि आई एम टू लेट टू इन्वेस्ट इन दिस। तो 11 साल की एज में तो उन्होंने निवेश शुरू किया, और 56 साल की एज में वो करोड़पति बने थे। अब आप सोचो इतना पेशेंस किसी में है क्या? बहुत। और उसके बाद 56 से लेके जो उनकी अच्छी वेल्थ क्रिएट हुई है, आप किसी के एग्जाम्पल दो, राकेश झुंझुनवाला के देखो, किसी के देखोगे ना, तो पैसा जो वेल्थ बनती है वो लॉन्ग टर्म बनती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का पेशेंस किसी में होता नहीं कुल मिला के। सर लॉन्ग टर्म का पेशेंस क्या है कि आज की जरूरत इतनी है लोगों की, आजकल उन्होंने इतनी बढ़ा ली है, उनको लगता है कि यार रातों रात कुछ पैसा ऐसा बने कि मैं बनूं। दूसरा मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास बंदा आता है ना, वो कहता है कॉल पुट सिखाओ, उसका सबसे पहला सवाल ही था। या आजकल एक नया वो चला है फोरेक्स, मतलब मुझे नहीं पता, मैं आप कर रहा हूँ, मेरे को तो वो स्कैम लगता है फुल्ली है यार। ये जो फोरेक्स और ट्रेडिंग वाला मामला है ना, जो ये चलता है, जो पता नहीं क्या इंडिया में लीगल भी नहीं है, मुझे तो वो स्कैम लगता है कि मैंने पता नहीं क्यों कर रहा है ना। तो ये क्रिप्टो मुझे लगता है कि भगवान जाने क्यों ही कर रहे हैं लोग इसको, है ना, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन हर दूसरा स्टूडेंट आता है, उसको कहिए कि यार मुझे तो ये करना ही नहीं है। आपको मालूम है इसके साथ में दूसरा बिजनेस कैसे बन गया, दूसरा एक बिजनेस और चल गया इसके साथ में। मैं भी बॉम्बे था, ये जो आप बोल रहे हो ना, वाकई जो ये फॉरेक्स है, क्योंकि अपने इंडिया में तो बंद हो रखा है, क्रिप्टो है, इसके साथ में डिजिटल एनबीएफसी का काम शुरू हो गया। 3 से 4% के रेट पे रखेगी तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% मैं मंथली बात करता हूँ, साल के 7% पे। ये जितना भी युवा वर्ग है जिसको क्रिप्टो में करना होता है, फॉरेक्स में करना होता है, मैं ऐसी एनबीएफसी कंपनियां देख रहा हूँ जो खाली उनको लॉस पूरा करने के लिए लोन देती है, और आप उनका सब उठा के देखोगे, और एक आदमी काम करता है सिविल ठीक करने के लिए, क्योंकि सिविल खराब हो जाता है तो फिर उसको लोन दिया जाता है सिविल ठीक करने के लिए। और एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ इस देश का युवा, तभी तो सर आज की डेट में आप उठा के देखोगे तो
हम एक तरह से अपनी बात करते हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं चाइना से, कंपेयर करना चाहते हैं अमेरिका से। मैं तो इवन अपनी देश की आईटी कंपनी से भी मुझे शिकायत है, एक भी आईटी कंपनी है एक ही अपनी बड़ी बाईबैक लेके आ जाएंगे, डिविडेंड को दे देंगे, लेकिन कभी उसे एआई फील्ड के अंदर घुसी नहीं। तो ये ऊपर से भी ऐसी प्रॉब्लम है, और नीचे का जो युवा वर्ग भी है जो ये ट्रेडिंग में घुस रहा है, तो फिर आप बोल रहे हो कि सेबी हर जगह, तो 10 में से 9 तभी तो सेबी बार बार अलर्ट करती है। ये कॉल पुट ये है ही क्या कुल मिला के, ये तो वही कैसीनो हो गया एक तरह से। आप जाके गोवा में खेल लो ना इसकी बजाय, तो कम से कम एंजॉय तो करो कम से कम। यहाँ पे तो कॉल पुट तो जीरो ही होनी है कुल मिला, क्योंकि आपके पास 25,000 है तो पूरे 25,000 आपको कॉल लेनी है, बेचने में तो मार्जिन लगता है। अब वो आप देखोगे तो ना सोशल मीडिया चलता है जीरो हीरो, आप जब भी एक्सपायरी होती है हर ग्रुप में एक आएगा जीरो हीरो जीरो जीरो। हाँ जी। हाँ, आदमी यही दाल हो जाता है साला, या तो हीरो या जीरो। अब वो लास्ट में तो जीरो हो रही है, करते रहो 2-3 बार हीरो बन जाओ। साल में 4 या 5 बार ऐसा होता है कि वो सही होता है, फिर वो लोग कहते हैं देखो ना यार इस पे 4 रुपए की चीज 500 हो गई, लेकिन भाई तू 5 8 10 कर करके तू पहले ही 1500 दे चुका है। और नहीं 500 रुपये तक रुकता कौन है, और 4 रुपये का 25 रुपये तक निकल जाता है, और फिर वो वापस लग जाता है। तो ये तो देखिए अब क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट बनाया कुछ हेजिंग के लिए, लेकिन उस हेजिंग का मिसयूज होता है। वो हर आदमी को जल्दी पैसा कमाना है, और जब से मोबाइल आ गया है तब से तो इजी काम हो गया कुल मिला के। इधर से गूगल पे किया, इधर से आपकी लिमिट खुली, और इधर से ट्रेड हो गया। तो आईपीओ में अगर हमें इन्वेस्ट करना है जैसे रिटेल इन्वेस्टर को, तो उसको क्या क्या देखना चाहिए, या मतलब कहाँ देखना चाहिए कि उसे पता लगे कि यार ये आईपीओ में मुझे इन्वेस्ट करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए वैसे तो देखिए आज की डेट में सेबी ने कंपल्सरी कर रखा डीआरपी, और उसके अंदर सारे फैक्टर होते हैं, मतलब इतना मैंडेटरी कर रखा है, उसके क्या रिस्क प्रैक्टिस है, क्या प्रोफाइल है, कंपनी के क्या क्या ग्रे एरिया है, इतना तक लिखना पड़ता है कि कितना रिस्की है। कई बार लिखना पड़ता है कि सिंगल प्रोमोटर पर डिपेंडेंट है, सिंगल कई कंपनी ऐसी होती है जिसका मालूम पड़ता है 80-90% बायर ही एक आदमी है, कल उठ के उस बायर को कुछ हो गया तो वो कंपनी चली जाएगी। इतना 200-300 पेज का होता है डीआरपी। अब जैसे आज आप हाउसिंग लोन लेते हो, कितनी आपने कभी हाउसिंग लोन या कोई लोन लिया तो आता है 100 पेज का, हर जगह गवर्नमेंट ने कितने लोग पढ़ते हैं क्या? आपका इवन अकाउंट खुलता है शेयर मार्केट में डिजिटल खुलता है, तो उसके अंदर बाकायदा पूरे डिस्क्लोजर्स होते हैं, लेकिन सब 40-50 पेज का आता है। अब चूंकि हम तो कोई एडवाइजर्स है और मर्चेंट मेकर भी है, कोशिश करते हैं कि उस 200 पेज में से एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होती है, हम भी कोशिश करते हैं हर आईपीओ के पहले उसकी पब्लिश कर दी जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस डीआरपी को पढ़े। तो 1 पेजर होता है कुल मिला के, बट उसके अंदर सब चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है। लास्ट 3 साल की फाइनेंशियल्स होते हैं, 3 साल की बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो होता है। अब वो डिपेंड करता है किस आदमी से कितना सीखना होता है। या तो इससे मतलब नहीं होता, या तो सीधा फ़ोन लगाता है, हाँ भाई काएँ भाव है ग्रे मार्केट में, उनके लिए डीआरपी इंपोर्ट नहीं होता है, ग्रे मार्केट में क्या भाव होता है। अब ग्रे मार्केट में भाव अगर बढ़ा हुआ है तो एप्लीकेशन लगा देता है। अब वो उसको मालूम नहीं कि ग्रे मार्केट का तो ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है ग्रे मार्केट टू कंप्लीट द आईपीओ। ये भी अपने आप में एक सेक्टर है। अगर 500 करोड़ का आईपीओ और अगर 10-20 करोड़ का ग्रे मार्केट से आप एक्चुअल डिलीवरी तो करते नहीं हो, तो वो भी एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसके अंदर एक्चुअल काम भी होते हैं, अदरवाइज आईपीओ बनने का भी एक जरिया हो जाता है। भाव ऊपर कर दिया तो लोग लगा देते हैं कुल मिला के। और लिस्टिंग के ऊपर ग्रे मार्केट में क्या है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है कुल मिला के। मार्केट में बेसिकली है क्या, मतलब अगर कोई समझना चाहे जो बिल्कुल नया है बंदा, ठीक है, जो आईपीओ के बारे में जानता है लेकिन उसको नहीं पता ग्रे मार्केट क्या होता है, एक्चुअली ग्रे मार्केट क्या है, वैसे क्या ऐसा तो मैं मान के चलता हूँ आजकल तो क्या इतनी साइट्स बन गई है कि ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो आईपीओ जान रहा हो और उसको ये आइडिया नहीं हो कि ग्रे मार्केट में मोटा मोटी अब क्या होता है। अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई है जिसके अंदर एक तरह से एक इन्फॉर्मेटिव रेट आ जाती है कि इस शेयर का भाव अगर आपको अभी ऑफ द रिकॉर्ड लेना है तो एप्लीकेशन शेयर में मिल जाएगी। और अपना 3 स्टेट ऐसे हैं, 3 में से भी खाली 2 स्टेट ऐसे हैं जो पूरे इस आईपीओ को जो बोल सकते हैं ना समुद्र है, सारे स्टेट तो नदियाँ हैं, राजस्थान और गुजरात, ये 2 स्टेट ऐसे हैं। इवन महाराष्ट्र जो बॉम्बे है ना वो भी आईपीओ मार्केट में पीछे है। राजस्थान और गुजरात पूरे देश के आईपीओ मार्केट को डोमिनेट करते हैं। कुछ स्टॉक के भाव का निकलेंगे तो राजस्थान से या गुजरात से। अगर एप्लीकेशन आप निकालोगे किस आईपीओ में, पूरे आईपीओ में सब वो 10,000 एप्लीकेशन लगी है, 1 लाख लगी है, तो 40% तो इस 2 स्टेट से निकलेगी। तो ग्रे मार्केट में क्या 3 अलग अलग तरह से होते हैं। एप्लीकेशन का भाव आ जाता है कि भैया मेरे तो शेयर आते नहीं आते, मुझे तो पर एप्लीकेशन क्या मिलेगा। तो एक सेगमेंट ऐसे लोग खड़े हो गए जो ब्याज बदले वाले हैं कि मेरे पास तो ये 2 लाख रुपए लगाता हूँ, मुझे तो ये बता दे 2 लाख रुपए पे कितने मिलेंगे। अब आजकल इतना सिस्टम आसान हो गया, 7 दिन के अंदर तो शेयर लिस्ट होके पैसे आ जाते हैं। तो 2 लाख पे अगर आपको 2,000 रुपये मिलते हैं तो वीकली आपका 1% ब्याज हो गया। तो एक सेक्टर तो ऐसा खड़ा कर दिया कि भैया मैं तो 2 लाख रुपए लगाऊंगा, शेयर आते नहीं आते आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। फिर आ जाता सब्जेक्ट टू कि भैया ऐसे नहीं दूंगा, आपने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई, अगर शेयर आपके खाते में आएंगे तो जो बेचने पे आपको सब्जेक्ट टू में 8 से 10 हज़ार हो गए, 15 हज़ार, वो टिबर।
अगर आपकी कुछ अलॉटमेंट नहीं आए तो आप पैसा लगो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग पे जो पैसा मिलेगा, गेन मिलेगा, वो मैं उसकी प्राइस डिसाइड हो जाती है, कम ज़्यादा तो कैश सेटल हो जाता है। तीसरा हो जाता है कन्फर्म भाव कि भैया मुझे तो कोई मतलब नहीं है 10,000 शेयर खरीदने बेचने हैं। अब वो लिस्टिंग के ऊपर सपोज मैंने 25,000 शेयर खरीद लिए 50 रुपये प्रीमियम पे, शेयर का भाव 200 रुपये है। अब वो 200 का मैंने 50 रुपये प्रीमियम पे ले लिया, मतलब 250 रुपये हो गया। अब 250 रुपये से ऊपर लिस्टिंग होती है तो मुझे पैसे मिलेंगे, और 250 से कम लिस्टिंग होगी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और इसका क्या प्राइस डिस्कवरी सेम डे हो जाती है। मार्केट में जिस दिन लिस्ट होता है उस दिन उसकी डिस्कवरी हो जाती है लिस्टिंग के 10 बजे के आसपास में। कि तो उससे मतलब एक तरीके से हम देखें तो एक पैरेलल यूनिवर्स बना दिया। यूनिवर्स। और अभी तो सेबी भी उसको, सेबी जिसको जब ये मालूम पड़ गया कि अरे सेक्टर चला, तो अभी चल रहा है सेबी के प्लेटफॉर्म पे कि आईपीओ के समय ये ग्रे मार्केट को रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे लेके आने का अभी पेपर चल रहा है और सेबी डिस्कशन चल रही है। बहुत जल्दी आपको ऑफिशियली ग्रे मार्केट, उसको मैं ग्रे मार्केट तो नहीं बोलूँगा, क्या होगा उसमें सपोज इशू आ गया, आज इशू ओपन हुआ, अब इशू ओपन होने के, क्योंकि यहाँ पे तो इशू ओपन होने से पहले चलो हो जाएगा, सेबी चीज़ पे ला रही है कि आज इशू ओपन हो गया, आज इशू ओपन होने के क्लोज जिस दिन क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने से लेके लिस्टिंग तक उसके प्लेटफॉर्म पे उसका भाव चलता रहेगा, प्रीमियम का भाव। ऐसा काम सेबी अभी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके आने के प्लान चल रहा है, सो दैट वो जो काम आउट ऑफ मार्केट चल रहा है उसकी जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो रिस्क इन्वॉल्व को मिटिगेट करके आप अपने एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम। आपने बोला भाई आईपीओ में हम डीआरपी हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन हर बंदा उतना टेक्निकली तो साउंड होता नहीं, उसमें तो बहुत सारी फाइनेंशियल डिटेल्स होंगी। उसमें तो क्या होता है सर, अपन जैसे कॉलेज में पढ़ते तो आपको मालूम है 500 पेज की, 300 पेज की, 400 पेज की इकोनॉमिक्स की बुक आती थी, और अपन 7 दिन पहले अपने को तो एग्जाम देने होते। मैं तो ग्रेजुएशन ऐसे ही किया है, सबने अपना अपना टाइम पे ग्रेजुएशन करते तो 7 दिन पहले पढ़ना होता था। तो संजीव पास बुक आती थी, या वो कुछ वो 1 पेजर राजा 1 वीक सीरीज आती थी कि भैया ये पूरे 500 पेज को आपको 2-5 पेज में पढ़ के कर लो। तो वैसे ही क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग, चूँकि मैं जरूरी नहीं कि मैं अकेला ही हूँ, इस फील्ड में कई लोग हैं जिनका काम होता है कि इस पूरे 200 पेज को समराइज फॉर्मेट में, और आजकल तो सोशल मीडिया में है, आप सोशल मीडिया में जाओगे तो आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें जो मैं आज बता देता हूँ कोई भी आईपीओ के लिए। सबसे पहले उसका ना सेगमेंट समझ लो कौन से बिजनेस में है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि वो किस बिजनेस में जा रही है। और उसके बाद उसका ना सबसे ज़्यादा पढ़ो, खाली उसमें लिखा होता है उसके रिस्क वाला प्रोफाइल, कि इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। आप फिनिशियर्स तो बाद में देखो, सबसे पहले उसका रिस्क देख लो कि इसके अंदर इस कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है कुल मिला के। आप देखो कई कई कंपनियों की तो वाकई ऐसी सिचुएशन रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगती है कि कोई रिस्क अगर एक सिंगल प्रोमोटर पर डिसीजन हो रही है कि मालूम पड़ा इस कंपनी को तो अगर मैं ही चला रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। आप सोचिए उस कंपनी में पैसा लगा क्या करोगे, क्योंकि लाइफ तो सबसे मोटस्ट है। आपने उसको इंस्टीट्यूशन तो बनाया नहीं। आज HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, लॉट ऑफ एग्जाम्पल, इन्फोसिस है, कुछ भी है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बना लिया। कोई प्रोमोटर रहे नहीं रहे कोई, लेकिन आप समझते हो कई कंपनियां इसलिए खत्म हो गई, कोलैप्स हो गई, क्योंकि मालूम पड़ा कि वो प्योरली प्रमोटर पे। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद ऑब्वियसली है कि फिनेंशियल्स है, या मतलब जितनी चीज़ें आज की डेट में कर दी, और सबसे मतलब जो नहीं देखना साथ साथ में कि खाली ग्रे मार्केट को देख के काम नहीं करना है, कि मालूम पड़ा इसका ग्रे मार्केट है, कैसा है कि इसका तो भाव ये है तो इसको 200 रुपये अपने को लिस्टिंग में 25, या तो अगर ग्रे मार्केट है और आपका रिलेबल सोर्स है तो आपका तरीका अगर आपको उतना ही कमाना है उसको यूज़ करके करो। अदरवाइज अगर आप एज ए निवेशक हो तो देखिए आईपीओ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि एटलीस्ट आप ना किसी कंपनी की बीच में शुरुआत करते हो। देखिए आईपीओ के पहले प्री आईपीओ भी होता है, और प्री आईपीओ के जो राउंड होता है उसके पहले आप समझिए कोई कंपनी जब चालू करती है तो आईपीओ लाने के पहले भी उसको जब फंड रेज की जरूरत पड़ती है तो उसके भी अलग अलग सोर्स होते हैं। उसमें से एक आईपीओ के पहले आजकल प्री आईपीओ का राउंड होता है, अनलिस्टेड वाला, जिसमें लोग पैसे डालते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी वाले पैसे डालते हैं। आईपीओ में मान के चलता हूँ एक ना मेच्योरिटी 50% स्टेज हो जाती है। तो कंपनी बड़ी होती है तो आईपीओ आने तक आप 50% की मेच्योरिटी पे आते हैं, और उसके बाद ग्रोथ स्टोरी तो क्या चालू रहती है। तो प्लस पॉइंट क्या होता है कि जनरली आईपीओ से आदमी ना जल्दी से बेचता नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में कोई लेता है ना तो उसको बेच देता है। आईपीओ आता है, आईपीओ के आप उठा कि किसी की भी बैलेंस शीट देखोगे, किसी की पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो जो भी बड़े लोगों उनके देखोगे आप आईपीओ के शेयर एजिटिस पड़े हैं, किसी के पास हिंदुस्तान लीवर के पड़े होंगे, या आपको HDFC बैंक के मिलेंगे, क्योंकि उनका काम है आईपीओ में लगाया फिर रख दिया। मैं कई लोगों ऐसा जानता हूँ, बोलता मुझे तो बेचना था ना जब जरूरत पड़े, अदरवाइज वो आईपीओ में लगाते, क्योंकि आईपीओ में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक लगता है कि मैं एक फेयर प्राइस पे कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ, और जब वो जैसे 10-20% प्रीमियम पे होता तो फिर आदमी एंट्री नहीं कर पाता, और जब आदमी एंट्री नहीं कर पाता तो वो 20% का 50, 100 डबल, और मालूम पड़ा 3 साल में तो उसने बोनस दे दिए, उसके बाद में क्या क्या डिविडेंड दे दिए। तो कई कंपनियों को मैं ऐसा जानता हूँ जिस आईपीओ प्राइस में आए ना उतना तो आज डिविडेंड दे रही है। मैं 2000 जयपुर आया था 2004, उस समय 3 कंपनियों के आईपीओ आए थे, एक मारुति का, एक डिविज लेबोरेटरी का।
मारुति का IPO मालूम है क्या प्राइस पे आया था? 200 रुपये में आया था 2004। अब कई एग्जाम्पल होंगे, लेकिन अपने जब सामने कोई एग्जाम्पल होते हैं ना तो मजा आता है। अब जो मारुति 200 रुपये में IPO आया, उसके बाद आप उसका भाव चलो 10 हो जाओगे, लेकिन आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड भी मुझे लोग पूछते हैं रियल एस्टेट और इक्विटी में फर्क क्या होता है? मैंने कहा यही फर्क होता है कि आपने कभी कोई रियल एस्टेट में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कोई 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में फ्लैट लिया हो या 4,000 रुपये स्क्वायर, और 4,000 रुपये का आपको रेंटल आता हो। हाँ। ऐसा तो बहुत रेयर केस में मिलेगा कि आपने 50 लाख का फ्लैट लिया और आपको 50 लाख का रेंटल आता हो साल का। ऐसा तो रेयर केस में मिलेगा। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ऐसी कई कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनी होती है, जिस प्राइस पे आती है बहुत जल्दी तो उसकी अर्निंग आनी शुरू हो जाती है, और एक टाइम पे आएगा कि मालूम पड़ा हो, चाहे डिविडेंड के रूप में चाहे बैबेक में, तो बजाज फाइनेंस के लाखों हजारों एग्जाम्पल है कि जिस प्राइस पे वो कंपनी IPO लाती है उतना आज डिविडेंड दे रही है, उतना उसका जो अर्निंग है वो अर्निंग पर शेयर तो कई कंपनियों को मिलेगा। जिस प्राइस पे वो IPO आया उस प्राइस पे तो आज वो उतनी अर्निंग कर रही थी। ये इस चीज़ में तो मैं भी बिलीव करता हूँ, जितना इक्विटी पैसा दे सकती है ना, इतना प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन नो डाउट इक्विटी जब बढ़ना शुरू करती है ना, तो वो 1000 गुना भी हो जाती है, 10,000 गुना भी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता वो कितना हो जाती है। आपने एक बात कही थी कि जो नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स में, मान लो अनलिस्टेड शेयर किसी को लेना है, तुम थोड़ा सा ना अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में, ब्रोकर्स भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इतना मैं सही बताऊँ 90% लोगों को नहीं पता। हाँ, 99% लोगों को नहीं पता कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट के अलावा भी कुछ होते हैं। देखिए, जब से है ना ये अनलिस्टेड का जो बड़ी थीम शुरू हुई थी NSE की, यह है कि NSE का शेयर है ना, जैसे होता है ना एक फैंसी बोलते हैं, जब भी कोई चीज़ फैंसी होती है ना तभी चीज़ होती है ना। कोई अनलिस्टेड को कोई नहीं जानता था। हाँ। अनलिस्टेड को दुनिया जाने लगी NSE से, क्योंकि NSE का शेयर का IPO आ नहीं रहा था, और वो एक अनलिस्टेड मार्केट चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबको NSE लेना था। और उस सेक्टर के बाद में समझ में आया कि क्या होता है। देखिए, पहले तो 2 चीज़ें कह देता हूँ कि शायद लोगों की आइडिया है नहीं है। अनलिस्टेड शेयर आप ले लेते हो ना, तो पहले तो आपको इसका सबसे मतलब वो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है कि जो भी आपने अनलिस्टेड शेयर लिया वो आप लिस्टिंग के 6 महीने तक बेच नहीं पाओगे। हाँ। तो पहले तो ये समझ जरूरी है कि आदमी को लगा मैंने ले लिया और लिस्टिंग में बेच दूंगा, तो जो अनलिस्टेड शेयर आपने खरीदा है वो आपको 6 महीने बाद ही बेच पाओगे, तो वो आपके लिमिट में लॉक इन रहेगा। जब तक 6 महीने पूरे नहीं होंगे तब तक आपका अनलिस्टेड का लिया हुआ शेयर नहीं बेच पाओगे। नहीं। अब आ जाता है अनलिस्टेड शेयर का। तो क्या होता है कि ये जो भी कंपनीज होती है उसके अंदर IPO आने से पहले कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं। ये आजकल ESOP शुरू हो गया है, एम्प्लॉयज जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्टार्टअप आ गए, तो स्टार्टअप में तो देखो एम्प्लॉयज को मिलता है ESOP के रूप में शेयर मिलता है। अब शेयर मिलता है तो जब तक IPO नहीं आता है तो क्या करे कि, और उस कंपनी के अगर IPO की प्रोसेस शुरू हो जाती है लेकिन IPO नहीं आता है तो, और बाजार में उसकी डिमांड खड़ी हो जाती है। NSE जैसे अपन देख रहे हैं आज भी लिस्टेड नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से रोज के कम से कम 10, 15, 20 लाख शेयर की रोज ट्रेड हो रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उसमें कहीं कोई सेबी की ऐसी कोई इसका कोई वैसे कोई रेगुलेशन नहीं कि करना चाहिए, ऐसा भी रेगुलेशन नहीं करना चाहिए, बट एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग हैं जो अपना स्टाम्प ड्यूटी जो फॉर्मेट होता है वो देख के उसको 2 ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उसमें कोई इलीगल नहीं है कुल मिला के। बस फर्क इतना है कि ध्यान रखना चाहिए कि बस जो भी आपके पास में अनलिस्टेड के रूप में शेयर आए वो आपको लिस्टिंग के 6 महीने बाद ही बेच पाएंगे, पहले बात। अब क्या कई अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए। मैं बताऊं सर, बॉम्बे के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ। प्रॉब्लम क्या है, ये भी एक ग्रे मार्केट जैसा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अल्टीमेटली आप पहले पैसे दोगे बाद में शेयर आएंगे, और ये बहुत बड़ा रिस्की बेट है। आपने पैसे दे दिए, हम खुद काम करते हैं अनलिस्टिंग के अंदर, हम काम करते हैं, और हमने एक प्रोसेस देखा है। हमारा तो चलो हम छोटा, क्योंकि जब सारे लोग काम करते हैं तो हम क्योंकि हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे तो काम नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि अब आप एक फाइनेंशियल मार्केट में हो तो अब डिपार्टमेंट स्टोर है। अब डिपार्टमेंट स्टोर में तो प्याज लहसुन भी रखना पड़ता है, गाजर भी रखनी पड़ती है कि अगर कोई बंदा घुस गया तो फिर उसको सुई से लेके कुछ भी लेना हो तो आपको देना, नहीं तो फिर वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो हमको भी हमारे को एडवाइजर के रूप में कहीं ना कहीं अनलिस्टिंग में दे जाते हैं। तो क्या होता है कि अच्छी कंपनियां बाजार में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसकी मतलब लिस्टिंग नहीं है, लेकिन लिस्टिंग के प्रोसेस और लिस्टिंग का एक टाइम लगता है आज के डेट के अंदर, और प्रोमोटर को कई बार लगता है कि मुझे इस टाइम पे नहीं लेना है, क्योंकि लिस्टिंग क्या होता है डिपेंड करता है बाजार के माहौल के ऊपर। जैसे अभी का जो माहौल है उसमें जो कंपनी IPO ला रही है वो भी नहीं ला रही, तो मालूम है मुझे प्राइस नहीं मिलेगी। तो अनलिस्टिंग मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपके पास में अलग अलग कुछ आजकल स्टार्टअप भी खड़े हो गए, बाकी अच्छे जो भी रेपुटेड ब्रोकर्स हैं उनके निवेशक है वो अपने ब्रोकर के थ्रू जितना उनको मतलब, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप 100 शेयर ले रहे हो कि 2,000 ले रहे हो कि 10,000 ले रहे हो कि 50,000 ले रहे हो, क्योंकि राइट उसकी रेट जो होती है उस हिसाब से डिसाइड होती है। अच्छा, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि इसमें ना प्राइस भी डिफरेंस होती है। जैसे अपन किसी एक ब्रोकर से बात करते हैं कुछ अलग प्राइस बोल रहा होता है, दूसरा ब्रोकर कुछ अलग प्राइस बोल रहा होता है, तीसरा ब्रोकर कुछ अलग प्राइस बोल रहा होता है।
वो ऑफ मार्केट है ना, क्योंकि इसका कोई एनएससी की तरह लिस्टेड तो है नहीं कुल मिला के, ऑनलाइन टर्मिनल के थ्रू तो होता नहीं है। तो अगेन वही डिमांड सप्लाई वाला होगी और ट्रस्ट वाला होगी। आज सपोज आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो और मैंने एनएससी का भाव या किसी स्टोर का भाव 21 रुपये बताया, और जिसको आप नहीं जानते उसने 2050 बताया, तो आप किससे लोगे? 50 रुपये के लिए तो मेरे से लोगे ना कुल मिला के। तो एक तो प्रीमियम चल जाता है कि आप किसके थ्रू ले रहे हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है। क्योंकि अभी आप 1000 शेयर भी ले रहे हो और 20 लाख रुपए डालने हैं, तो आपको लगता है कि 2-5 हज़ार ज़्यादा लग जाए, लेकिन मुझे तो रिलायबल सोर्स से लेना है कुल मिला के। दूसरा उसका कोर सेगमेंट क्या है, कुछ प्लेटफॉर्म आजकल एक्सक्लूसिव काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो क्योंकि ये भी पूरा क्या डिमांड और सप्लाई का है कि आपके पास इन्वेंट्री एक नहीं है, आप भी क्या लेते हो तो किसी बाजार से लाके दोगे, इससे तो कितना स्टॉक रखे कोई भी आदमी। हाँ, सही बात। अल्टीमेटली आपने कोई डिमांड दी है तो उसके बाद है तो, लेकिन मोर और लेस देखिए अब मार्केट क्या है, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि हर चीज़ का जाओगे तो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा कि भैया 2000 तो 2-5% के लिए आदमी इधर उधर नहीं जाता है, बट हर चीज़ की रेट है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये भी अपने आप में एक अच्छा सेगमेंट है। अगर किसी ये प्लस पॉइंट भी है कि अगर 6 महीने तक नहीं बिकता है तो वो चीज़ अच्छी चीज़ें बनी रहती है, वरना लिस्टिंग के दिन में माल निकल जाता है। तो कई बार ये चीज़ अच्छी भी होती है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आईपीओ आते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी लॉक इन 3 महीने बाद, जैसे एंकर इन्वेस्टर का 1 महीने बाद, बड़े बड़े इन्वेस्टरों का जो लॉक इन खुलता है वो 1 महीने से 3 महीने बाद खुलता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब 1 महीना होता है तब तक वो भाव रहता है। अब उस समय क्या होता है, उनको सप्लाई जब ज़्यादा आती है तो मालूम पड़ा कि वो लॉक इन जब उनका निकलता है बड़े बड़े इन्वेस्टरों का, वो शेयर का भाव फिर या तो उनको रखना होता तो बात अलग है, लेकिन वो लोग तो ऐसे होते हैं कि उसको बेच के फिर दूसरे स्टॉक में जाना, क्योंकि उनका काम ही एंकर का है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको 5% मिले 3% मिले, उनको निकलना होता है। और मार्केट फंडामेंटल टेक्निकल के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिमांड सप्लाई। डिमांड अभी रोज अंग्रेज गोरे लोग बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बेचा जा रहा है, एफआई बेचा जा रहा है। तो मार्केट में क्या, हम तो 30,000 करोड़ का अब आप भी खरीद रहे हो, मैं भी खरीद रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन भी खरीद रहा है, लेकिन चूंकि एफआई की सेलिंग है और सेलिंग है तो डिमांड सप्लाई को मैच करने के लिए मार्केट वैसे ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ। लेकिन जब आपने एफआईएस की बात करी तो आज एज अ ट्रेडर सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि रीजन क्या है कि पिछले ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल से एफआईएस लगातार बेच और कई समय तो बहुत हैवीली सेलिंग कर, भाई उसको ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है ये, और ये वापस आएगा भी या ये चलता ही रहेगा कि तो क्या क्या ऐसी समस्या है कि जिस वजह से एफआई जितना सेलिंग 2 साल 5 साल से ज़्यादा हो गए? उसके 2 ही बड़े रीजन है। और ये देखिए हमने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट की तरफ मैसेज किया है कि पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जो एफआई के ऊपर टैक्स लगाता है। देखिए एफआई की प्रॉब्लम क्या है, बेचारा डॉलर तो लेके आता है। अब सपोज आज के 5 साल पहले डॉलर का भाव 50 रुपये था, तो डॉलर में तो पैसा डालता है यहाँ पे, और जब वापस जाता है तो हम 4% से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती है। तो एक तो उनको मालूम है कि मैं असल 4-5% तो वैसे कहूँगा, जब भी मैं लेके जाऊँगा तो मेरी करेंसी मुझे 4% नीचे में मिलेगी। उसके बाद टैक्स लगना, आप उठा के चाइना देख लो, यूएस देख लो, यूके देख लो, वर्ल्ड की 99% कंट्रीज में एफआई इज टोटली टैक्स। और ये हमने हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यार कमाओगे तो टैक्स लोगे, टैक्स आप एफआई के ऊपर टैक्स, आज अगर इनके ऊपर टैक्सेशन बंद कर देवे कि भाई तुम्हारा टैक्स फ्री है, तो मैं बोलता हूँ 50% सेलिंग रुक जाएगी। क्योंकि वो लगता है कि यार मैं चाइना में करूँ मेरा टैक्स फ्री है, मैं कोरिया में करता हूँ आज ऐसा। तो एक रीजन तो बड़ा हो गया कि टैक्सेशन वाला मैटर हो गया, दूसरा हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो हो गया। तीसरा क्या प्रॉब्लम है कि आज की डेट में देखिए अपन लोग तो बायस्ड है कि हम तो इंडियंस है ना, हम तो इंडियन है। वो लोगों तो क्या है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इन्वेस्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके हमारे वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए। हम चलते हैं 20 के पी पे, 20 के पी चलने के अलावा हम क्या 20 के पी की ग्रोथ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? हाँ, अभी आप पिछले 1.5 साल का रिटर्न निकालोगे, 2 साल का निकालोगे, तो अभी कोरिया तो ये इंडेक्स डबल हो गया, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंपनी जो है वहाँ पे सारी की सारी सेमीकंडक्टर की, चिप की और एआई बेस्ड कंपनी है। तो हम तो उधर पीछे है। हालांकि मैं लॉन्ग टर्म में आज ही बोल रहा हूँ कि जो कभी 2001 में .com का लफड़ा हुआ था, क्योंकि अब हाईली टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी होनी भी चाहिए, लेकिन खाली टेक्नोलॉजी भी हो तो भी गड़बड़ होती है। हमारा कम से कम ये है कि कंपोजिट है, हमारे यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, कैपिटल गुड्स भी है, आईटी भी है, रिसर्च भी है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, बैंक्स भी है, एनबीएफसी, मतलब कंपोजिट है। और जो बाकी कंट्रीज में जो बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं वो खाली हाईली डिपेंडेंट है। अगर मैं कोरिया के इंडेक्स को देखूंगा तो उसके अंदर 90% कंपनी एआई बेस्ड, एक्चुअली 2 ही कंपनी का मेन पूरा 80% मार्केट 2 ही। पर आप उनकी ये भी उठा के देखोगे कि वो 2 कंपनियों का जो प्रॉफिट है, उन 2 कंपनियों का प्रॉफिट और इंडिया की सारी लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट उसके बराबर है। तो ऐसा नहीं कि खाली उनके भाव है, वो फंडामेंटली, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने तो क्या पी को मैं तो देना बंद कर दिया। जो भाव चलते तो कौन पी देखता है?
पी देखना तो अब शुरू किया ना, क्या क्या पी चल रहा है, लोग तो पी देखना बंद कर दिया। भाई जोमेटो आया, चाहे कोई भी कंपनी में नाम नहीं लेना चाहता, तो सब कंपनी आए तो उस समय लगता है यार तो स्टार्टअप कंपनी है, तो स्टार्टअप कंपनी में पी लागू नहीं होता, लेकिन उसके बाद में कई कंपनी आई जिनका पी देखने बंद कर दिया। तो अभी आज भी कोरिया का इंडेक्स जो है वो इंडिया के इंडेक्स से सस्ता मिलता है। तो जब उनको लगा कि यार इंडेक्स, हालांकि इंडिया शुरू से 20 के ऊपर पीक पे चला पिछले 25-30 साल से, क्योंकि एक ग्रोथ स्टोरी इंटेक्ट अगले 20-25 साल के लिए। लेकिन अब खाली चीज़ों पे आपको तो देखना पड़ेगा, सेक्टर रोटेशन तो देखना पड़ेगा कि क्या वो सेक्टर, आज का जो सेक्टर है, आज का सेक्टर जो ए बेस्ड है, आज का जो सेक्टर सेमीकंडक्टर है, आज हर चीज़ के लिए चिप लगती है, आपके पास चिप वाली कितनी कमी है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर पीछे हैं और हमको मानना पड़ेगा। उस चक्कर में ये लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ अगर एफआईज को यहाँ से रोकना है तो हमको उनका टैक्स फ्री करना पड़ेगा। अगर हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे तो सेलिंग कर ही रहे हैं और भी करते रहेंगे। और जो ये एआई वाला है, जो इतनी रेटें बढ़ गई है एआई की, आपको नहीं लगता कि ये ओवर हो गया है? ये भी एक एज ए बबल की तरह है, किसी दिन बस्ट हो सकता है। तो कहाँ अपने इंडिया में है क्या कोई एआई की कंपनी? इंडिया में तो नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया तो है ही। अब आउट ऑफ इंडिया वाले तो देखो, इसमें भी 2-3 तरह की होती है। जो लीडर होता है, आप जैसे जो बड़ी कंपनीज है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद में तो सब जगह छोटी मोटी कंपनियां अपने आप पीछे एआई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा के कर दोगे तो एक अलग बात है। लेकिन डेफिनेटली है कि जो ग्रोथ आज अगर वो 100% से ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके वो ग्रोथ तो डेफिनेटली कि मॉडरेट हो जाएगी उनकी। क्या भारत आने वाले समय में निवेश और आईपीओ के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल हो सकता है? इसे शामिल तो आज भी है, टॉप कंट्रीज में आप उठा के देखोगे तो, मैं आर्टिकल देखोगे तो आईपीओ के लिए ऐसे टॉप 3 कंट्रीज में तो आता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करता हूँ, जब हम पढ़ते हैं, अभी मैं कल पढ़ रहा था एलन मस्क का, एलन मस्क का आईपीओ कितने का लेकर आ रहा है? 75 बिलियन का। यहाँ सोचिए, 2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है और 75 बिलियन का आईपीओ ला रहे हैं। हम पूरे 5 साल का भी निकालेंगे ना तो 75 बिलियन का आईपीओ किसको बोलता है? तो इसमें कोई डाउट नहीं, नंबर्स के हिसाब से हम हमेशा, क्योंकि नंबर तो हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो हम नंबर में तो विश्वास करते हैं, हमें कुछ करना नहीं आता, नहीं आता है। नंबर्स पे तो हमें फुल मिला हुआ है कि हम पॉपुलेशन बढ़ाने में आगे रहेंगे, नंबर्स में हमेशा आगे रहेंगे। अब क्वालिटी पे जिस दिन फोकस करेंगे उस दिन हो सकता है कि अपन वैल्यू वाइज भी टॉप पे हो जाएंगे। नंबर्स के लिए इस पे तो हम टॉप 10 में है, टॉप 10 के मतलब सब टॉप 3 में होंगे। बट जो वैल्यूशंस, जो कंपनी की जो वैल्यूशंस आ रही है कि आपको 10 बिलियन 20 बिलियन 50 बिलियन पे लाना है, उसके लिए तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां खड़ी करनी पड़ेगी और उनका आईपीओ आएगा तब हम आगे बढ़े। मुझे अभी ऐसा लगता है कि मार्केट में अपने यहाँ पे जो कंपनी है ना, उनका उनका इनोवेशन की बड़ी हमारे यहाँ समस्या है। इसी वजह से भी मुझे बड़ा वो लगता है कि और तो दोनों ही प्रॉब्लम है, इनोवेशन में भी प्रॉब्लम क्या है कि आप, मैं कल भी एक पढ़ रहा था कि अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी दुनिया में कैसे चल रहा है, आप चाइना जाओगे तो वहाँ पे एआई की डीप एआई करके कंपनी है, वो अपना मंथली पैकेज निकालती है कि भाई हम है। यूएस में जाओगे तो ओपन एआई का पैकेज है। हमारे यहाँ पे भी कल परसों आइसक्रीम की एक कंपनी आई, एक स्कूप का 790 रुपये। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अभी वो भूख आई नहीं रिसर्च के लिए, न तो प्राइवेट में और न गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो खैर अपना पैसा, तो आपको मालूम है क्या बोलो, इस प्लेटफॉर्म पे उनको पैसा कहीं जहाँ बांटना है वहाँ बांटेंगे, तो इधर पैसा बचा ही नहीं उनके लिए। आप उठा के देख लो कौन सी कंट्री का जीडीपी, हम जीडीपी का 2% भी रिसर्च में नहीं लगाते। आप चाइना का देखो, यूएस का देखो, तो उनका एलोकेशन है। तो पहले तो वहाँ की गवर्नमेंट इज सीरियस ऑन द रिसर्च, उसके बाद वहाँ की कंपनियां रिसर्च करती है, उनका बजट बनाती है। हमारी कंपनी में कोई 5-10 कंपनी की बात कहता नहीं हूँ, बाकी हर आदमी रिसर्च को एक्सपेंडिचर मानता है, उसको इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है। तो जब तक आप इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं लोगे, उसमें भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से छूट होनी चाहिए कि भाई आप अगर रिसर्च में डालोगे तो आपको ये पैसा छूट में मिलेगा, इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन न तो वो झील कंपनी में है, न वो झील गवर्नमेंट में है, और न वो झील जनता में। वो ज़्यादा थोड़ी वो जनता समझदार हो जाती है, वो यूएस चली जाती है। आप यूएस में जाओगे तो जो वहाँ का, आप गूगल का देखोगे तो इंडियन मिलेगा, मेटा के जाओगे तो आपको इंडियन मिलेगा, तो है सारे इंडियंस। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, यहाँ पैसा नहीं मिलता। पैसा के अलावा देखिए, पैसा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो मिलना चाहिए ना। अगर यहाँ पे भी मैं मान के चलता हूँ कि यार इतना तो होगा, कोई इंडियंस को अगर यहाँ 10 रुपये मिले तो 50 रुपये तक तो बाहर नहीं जाएगा। जब डिफरेंस 10 का 100 होगा तो बात अलग है, लेकिन 10 रुपये तो मिले कम से कम। तो ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है यहाँ पे, वो भी नहीं है और लाइफस्टाइल भी नहीं है यहाँ पे। ये भी बहुत बड़ा, जैसे आज जो पैसा कमाता है सीधा, अभी इस समय मैं बहुत कुछ रिजल्ट देखा था अपने यहाँ से, बहुत सारे बिलियनियर्स हैं मेरे, वो धीरे धीरे इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्योंकि वही है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, उसके बाद भी मिलता क्या है कि बाकी हालात तो खराब ही है। नहीं देखो, ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही है। अब तो टैक्सेशन तो मैटर है, लेकिन अब क्या है, कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में, कुछ चीज़ें आपके हाथ में। उसमें आप चाइना ने देखा, चाइना ने क्या किया है कि वहाँ से भी लोग गए थे यूएस में, लेकिन सारे, क्योंकि वहाँ तो डेमोक्रेटिक नहीं ना, हमारा तो सबसे देश एकदम डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे हर आदमी को स्वतंत्र कुछ ही करने का। चाइना ने अपने सारे साइंटिस्ट को, सारे और रिसर्च को अपने यहाँ पे बुलाया, कंपल्सरी बुलाया,
और फिर आप 1-2 साल की ग्रोथ देख लीजिए। तो देखिए कंपेयर तो एप्पल टू एप्पल हो सकता है कि अब हम चाइना को कंपेयर करेंगे तो वो, या रशिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे तो एक आदमी का जो डोमिनेंस है, और यहाँ पे हर आदमी स्वतंत्र है कुल मिला के। तब बीच में ना डिफेंस शेयरों का बड़ा बोलबाला था, ठीक है ना, मतलब ऐसा भी था कि हमें ना ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, पैकिंग मिल रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं कुछ, मतलब ऐसी बातें चल रही हैं। लेकिन अब कुछ समय से ना डिफेंस वापस से, मतलब ठीक है छोटे मोटे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन उनके शेयर्स में उतना वो नहीं था। अब क्या लगता है कि डिफेंस वाला जो मामला था वो ठंडा पड़ गया, या डिफेंस अभी लॉन्ग टर्म नहीं स्टोरी है? है, आपने तो फिर देखा नहीं, और डिफेंस चल रहा था, चल रहा है और आगे बहुत चलेगा। अभी कल भी आपने अगर मतलब देखे जाएगा तो इंडिया जो कभी इंपोर्ट करता था तो एक्सपोर्टर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अलग अलग कंपनीज है, मतलब चूंकि हम रिकमेंड नहीं कर सकते शेयर का नाम, लेकिन अभी आप देखेंगे ना तो एक्सप्लोजिव सेक्टर के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर, डिफेंस के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम टेक्नोलॉजी तो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम खाली टेक्नोलॉजी की तो है, बाकी तो समझ तो यही करते हैं। तो ये मान के चलिए कि आने वाले 10-15-20 साल के अंदर डिफेंस, क्योंकि देखिए डिफेंस तो मैं मान के चलता हूँ लाइफ लाइन, क्योंकि वर्ल्ड में कभी युद्ध तो रुक नहीं पाएगा, हर कंट्री आनी चाहेगी। तो डिफेंस में तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो ये तो मान के चले कि एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। बाकी तो कोई चीज़ आउटडेटेड हो सकती है, हर कंट्री को अपने आप को, डिफेंस नाम ही डिफेंस है ना, तो आपको डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। तो डिफेंस और इंडिया में ग्रोथ स्टोरी खुद बाकी है। मैं इस सेक्टर के लिए तो मैं इतना बुलिश हूँ कि आप मान के चलिए कि अगले आने वाले 10-15-20-25 साल दो चीज़ें, एक डिफेंस और एक अगर इलेक्ट्रॉनिक, जो आज आप एप्पल फ़ोन देख लीजिए, हम पूरे इम्पोर्ट करते थे, आज सारे के सारे यहाँ से एप्पल के 50% फ़ोन यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाया गया, ऐसा नहीं है, फर्क खाली एक टेक्नोलॉजी का। जिस दिन टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो जाएगी तो शायद हम विश्व गुरु, महागुरु जो नाम है वो बन जाएंगे कोई प्रॉब्लम। आईटी कंपनियों का, जैसे आईटी कंपनियां लगातार गिरती है, ठीक है ना, के शेयर्स देखे हैं बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है कि इनका कुछ फ्यूचर है इंडियन आईटी कंपनी का? क्योंकि भाई एआई में इनका कोई इनोवेशन हो नहीं रहा है, ठीक है, दो अलग अलग धड़े हैं पूरे मार्केट में। तो मुझे लगता है कि यार एआई को भी आगे इम्प्लीमेंट करना है या इंडिया में कुछ करना है, तो आप किससे लोगे भाई? टीसीएस के पास ही जाओगे, इसके पास ही जाओगे? फिर एक को लगता है कि यार इनकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी, ठीक। तो आपको क्या लगता है कि ये आईटी कंपनीज का नहीं, तो क्या है? इससे दो चीज़ें होती है, कितना भी है जो, देखो एआई भी आएगा तो एग्जीक्यूशन करने के लिए अपने को लगता है उनको करने के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कंपनी तो चाहिए। अब हमारी कंपनी की प्रॉब्लम क्या होगी, आप उठा के 4 साल से देख रहे हो ना, क्योंकि देखिए ये जो पी चलता है ना, वो चलता है ग्रोथ से। अभी हम मतलब पी का मैं लॉजिक बताता हूँ, क्यों किसी कंपनी को 10 का पी मिलता है, कौन को 20 का मिलता है, 40 का मिलता है। पी एक ऐसा बैरोमीटर है कि वो ये बताता है कि आप इतने % से ग्रो कर रहे हो। अगर आपको 15 का पी मिल रहा है, मतलब ये आपको 15 से हर साल ग्रो करना है, ये भी तो आप मेंटेन रह पाओगे ना। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी आईटी कंपनीज की, लास्ट 3-4 साल से, 2-3 साल से जब से है कि इनकी जो ग्रोथ है, रीजन है ऑब्वियसली है कि जो काम पहले 50 लोग 6 महीने में करते थे, वो एआई आने के बाद में वही काम 5 लोग में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। यस। तो इनकी बैलेंस शीट में आप उठा के देखोगे तो रिजल्ट्स में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सेक्टर चलेगा नहीं, ये सेक्टर तो चलता रहेगा। इसकी डिमांड, क्योंकि आज चाहे हर जगह हो तो सॉफ्टवेयर तो टेक्नोलॉजी तो लगती ही लगती है, खाली ग्रोथ की बात है। अब ग्रोथ जो ऑब्वियसली है कि ग्रोथ जब आती है और ग्रोथ के लिए जब अल्टरनेट है, आप ये देखिए जब गाड़ियाँ चलती थी तो शुरू में मैनुअल टोल टैक्स होते थे। हाँ। फिर ये जैसे फास्ट टैग आया तो अपने को कंफर्ट लगा कि यार कितना बढ़िया काम हो गया, फास्ट टैग आ गया। और अब आज गडकरी जी क्या बात करें कि फास्ट टैग की जरूरत नहीं है, ऊपर से आपका वो लगेगी और आपका ऑटोमेटिक उससे गाड़ी की जो प्लेट होगी उससे आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ये यही तो है। धीरे धीरे अपन कई कई जगह देखेंगे तो हमारे यहाँ पे इनबिल्ट यही चल रहा है। अब उससे हुआ क्या कि जो मैनुअल लगते थे तो उसमें 50 आदमी लगते थे, जब फास्ट टैग आया तो 5 आदमी हो 10 आदमी हो गए, और अब उसके बाद आदमी की जरूरत नहीं पड़ी कुल मिला के। सर एक चीज़ और, आपका लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और सरकार को हम कुछ कहना चाहे तो क्या बोलें? नहीं देखो, कुछ चीज़ें तो, ये तो एजुकेशन मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें तो है और कुछ चीज़ें वाकई इसलिए होना ज़रूरी है कि आदमी चाहे किसी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर के फील्ड में, चाहे चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे कुछ भी बने, क्योंकि आज भी इंडिया को सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है, एंटरप्रेन्योर की। हम क्या हाईली डिपेंडेंट होता है कि गवर्नमेंट रोजगार देवे। क्यों, अगर हम लोग यहीं से हम लोग खुद सेल्फ मेड बने, तो आपने इंजीनियरिंग करी, आज आप खुद एक ये बिजनेस आप लिखे बैठे हो तो 4-5 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आपको अगर फाइनेंस का फील्ड मालूम नहीं होगा, आप कैलकुलेट तो करोगे कि भाई ये मैं काम करने जा रहा हूँ तो मेरी बैलेंस शीट क्या होगी, मैं कितना कमाऊंगा, कितना खर्चा होगा, क्या होगा। तो बेसिक चीज़ें। वैसे तो एकेडमिक, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम जाते हैं, एकेडमिक
चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। रट के पास होना ना, रट्टा वाला, तो वो हालांकि काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही है। तो ये तो है कि ये जो सेक्टर जिसके है इसकी होनी भी चाहिए। और उसके लिए देखिए गवर्नमेंट से तो क्या होता है कि अब कुछ चीज़ें हम खाली गवर्नमेंट से कुछ भी गुहार लगाएंगे तो उससे, क्योंकि वो तो अपने हाथ में है ना, गवर्नमेंट से तब गुहार लगाएं जो गवर्नमेंट की हमको अपने हाथ में नहीं है। तो एजुकेशन का इकोसिस्टम है, अब उसके अंदर तो एज हम लोगों को टाइप करके महीने में 2 महीने में कभी भी हो तो एटलीस्ट लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू हम खुद, हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम इस चीज़ के बारे में बताएं। बाकी मैं बताऊँ भाई साहब, ये जो सोशल मीडिया है ना, अब तो ये यूट्यूब के थ्रू ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको लगता है कि यार मुझे स्कूल में पढ़ना है। अब स्कूल तो खाली आदमी टाइम पास के लिए जाओगे, बाकी सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया मिल जाती है, बस आप उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप पढ़ोगे क्या कुल मिला के। आपसे एक आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भाई अगर उस किसी को अगले 10 सालों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो तो किस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट करे, एसेट क्लास को कैसे मैनेज करे, या जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ें तो स्पेशली ध्यान रखनी ही चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ एकदम, चाहे इसको आर्थिक स्वतंत्रता बोलो चाहे फाइनेंस बोलो, जब भी आदमी कमाना शुरू कर देना, तो जैसे हमको भी बोला गया है कि जब आप रात को सोते हो और उस समय भी आप कमा रहे हो, इसका मतलब कि आप वन ऑफ द बेस्ट। अब वो कमाई का सोर्स मालूम, कमाई कितनी हो रही मालूम नहीं, लेकिन अगर आप सो रहे हो और उस समय भी आप कमा रहे हो, तो सोते हुए आदमी 3 चीज़ों से कमाता है। या तो ब्याज से, ब्याज तो 24 घंटे चलता है, एक किराया चलता है। ये 2 चीज़ें तो अपने घर वालों की, साला महीना खत्म हुआ तो आपको किराया मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन कई चीज़ें हैं तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ना, वो आपको क्रिएट करना चाहिए। आपको अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए वो कितना जल्दी कर लेते हो, क्या कर लेते हो, जिस दिन भी आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है, उससे क्या होता है, आप कोई जीवन में कॉल ले सकते हो, आप कोई रिस्क ले सकते हो। अब आपको सैलरी मिल रही है 50,000 और आप हाईली डिपेंडेंट 50,000 पे हो, क्या होता है कि आपको लगता है यार मैं काम करने की इच्छा तो है लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो पहला काम तो ये, आपको जितना जल्दी हो सके, अब 5 साल चले 10 साल लगे, लेकिन अगर आप रात को सोते हुए नहीं कमाओगे तो ये मान के चलो कि जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिंदगी भर कमाना पड़ेगा। जिस दिन भी आप रात को सोते हुए कमाने लग जाओगे तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपको जरूरी नहीं कि हमें आपको जागते हुए काम करना पड़ेगा। नहीं तो आपको जागते हुए तो काम करना ही पड़ेगा। तो पहला काम तो ये कि आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है फाइनेंशियल एलोकेशन। देखिए क्या हुआ कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में सोना चांदी 2 गुना 3 गुना हो गया। हमारे प्रॉब्लम क्या होती है, जब शेयर मार्केट में चलते हैं तो पूरे 100 रुपये शेयर मार्केट में डाल देते हैं। सो क्या डालते हैं, बाजार से उधार ला के डाल देते हैं। तो पहले तो ये है कि वो बाजार से उधार डालना बंद कर देते हैं। ये फाइनेंशियल एसेट में उधार लेके डालोगे तो शायद आप 5 साल पैसे बनाओगे तो 6 महीने में आपके पैसे लग जाएंगे। तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए और हर सेक्टर में हर चीज़ होना चाहिए। अभी आपको अगर 100 रुपये में 70 75 80 कितना डालना, लेकिन 5-10 आपको गोल्ड ज्वेलरी में, गोल्ड में, सिल्वर में डालना चाहिए। 5 रुपये आपको कोविड ने ये सिखा दिया कि मेरे पास 10% साला कल कुछ हो गया तो खाने पीने की तो जरूरत पड़ेगी। अब आपका कितना ही साला शेयर बिकेगा नहीं, क्या होगा, प्रॉपर्टी पड़ी आप बेच पाओगे क्या। तो आपको एक पैसा तो ऐसा होना चाहिए कि महीने 2 महीने 6 महीने के लिए घर पे बैठो, तो आप कहीं दूसरे पर डिपेंड नहीं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ सीखा IPO वगैरह के बारे में। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपसे काफ़ी सीख रहा हूँ। और अपने आप को क्या होता है कि देखिए कितनी भी नॉलेज हो, नॉलेज को शेयर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या होता है, आदमी को आता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पर आके बैठता है ना, तो वो जब आप धीरे लगातार बोलते हो तो क्या होता है कि अल्टीमेटली काम तो शेयरिंग का है। चाहे पैसा शेयर करो चाहे करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहना था। तो आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि आपने बुलाया, और जो कुछ भी मुझे आता है, जो कुछ भी मैं समझता हूँ, आपके माध्यम से मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।